हम जानिगर्वादमा त्वमजासिगर्वादम्मा हरे हे ओम। ओम सरस्वती वंदना करेंगे अभी। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार ददला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिर्वि देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती विशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगत्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं भजनां ज्ञानं जकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विद्यदतिं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी। अब मैं आग्रह करूंगी श्रीमती उत्तरा जी से ये मंच पर आए और भारत का भविष्य और तृतीय विश्व युद्ध इस विषय में कुछ कहें। इससे पहले मैं मैम का थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूंगी। श्रीमती उत्तरा जी ने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया है और मैम की ज्योतिष में जो रुचि जागी वो इनके पति के द्वारा जागी हैं। इनके जो पति हैं 1984-85 में इनके लिए एक पुस्तक लाए जो श्रीमान नारायण दत्त त्रिपाठी जी की थी। मैम ने डॉक्टरेट भी किया है और मैम के जीवन साथी ने उनके जीवन का पूरा सहयोग दिया है इन्हें ज्योतिष बनने में। मैम ने जो शुरुआत की थी वो कृष्ण मूर्ति पद्धति से की और मैम जो है कॉलेज में टीचर भी हैं, बीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और रिसेंट में इनकी इतनी एज हो चुकी है उसके बावजूद इनका अध्यापन चल रहा है। एक यूट्यूब चैनल का भी संचालन करती हैं जो मैम 2016 से अब तक कर रही हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमती उत्तरा जी। मैम आपका माइक म्यूट है, प्लीज ऑन कीजिए। नमस्कार मीनाक्षी जी, धन्यवाद आपने मेरा परिचय दिया। मैंने संस्कृत में एमए किया हुआ है और मास्टर्स किया हुआ है, एमएड मास्टर्स ये दो किए हुए हैं। और ज्योतिष में मेरी रुचि जैसा कि आपने बता दिया वो नारायण दत्त श्रीमाली जी की पुस्तक है जो जोधपुर के एक वरिष्ठ ज्योतिषी रहे हैं। उस पुस्तक से मुझे ज्योतिषी पढ़ने में रुचि हुई और फिर मेरे जो एक पति के मित्र थे वो बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, उन्होंने मुझे सिखाया है घर पर और उन्होंने कहा कि पहले तुम वैदिक पढ़ो, वैदिक का अध्ययन करो, फिर के.एन. राव जो है, बी.वी. रमन उनका पढ़ा है और फिर मैंने केटी किया। अच्छे में प्रैक्टिस करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ। तो राजस्थान का विद्यापीठ कॉलेज है जहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के डिप्लोमा कार्यक्रम चलते हैं, उनको शुरू मैंने और हरीश जी ने ही किया था। हरीश जी जो उदयपुर के हैं, हम लोगों ने शुरू किया था। अभी वो बहुत अच्छी तरह से संचालन हो रहा है। तो अब इसको तो छोड़ दूं मैं परिचय को, तो मैं आगे आना चाहती हूँ कि तृतीय विश्व युद्ध और आदरणीय श्री बाबूलाल जी जोशी को मेरा सादर नमन और जो उनके लिए कार्य कर रहे हैं सभी लोग, उनका भी बहुत बहुत आभार। और उन्होंने ये वेबिनार करी है। कोरोना से हमको एक तो फायदा हो गया कि हम कहीं भी बैठे रहें, हम वेब सीरीज के जरिए या जूम के जरिए हम मिल सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो तृतीय विश्व युद्ध और भारतवर्ष की भूमिका ये हम देखना चाह रहे हैं। तो एक तो चीज मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि अभी तृतीय युद्ध शुरू नहीं हुआ है।
हाँ, उसके बादल बता रहे हैं कि केवल रूस जो है वो यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है, और वो बिल्कुल छोटा सा देश है जो उसके साथ पहले उसी के साथ जुड़ा हुआ था, और 91 में वो अलग हुआ है। और उसके बाद वो चूंकि यूरोपियन कंट्रीज की तरफ और नाटो की तरफ उसका ज्यादा अट्रैक्शन था, वो जाना चाहता था उसमें, और रूस नहीं चाहता था। तो रूस ने उसको एक तरह से धमकाने से ये युद्ध शुरू किया। लेकिन सवाल ये हो गया कि 1 सवा महीना हो गया है, 32 दिन हो गए, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है। और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो भी हिम्मत से लड़े जा रहे हैं, बिल्कुल राजस्थान के मेवाड़ राणाओं की याद दिला रहे हैं कि सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। और इसी संबंध में यूरोपियन कंट्रीज का मैं एक चीज बता दूं कि वो अपनी भूमि पर युद्ध होने से बहुत डरते हैं। वो दूसरों की भूमियों पर दूर दूर एशिया में करवा देंगे, अफ्रीका में करवा देंगे, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में युद्ध नहीं चाहते। तो इस हिसाब से ये लोग इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। उनको केवल पुराने एक्सपायर्ड जो हथियार हैं वो यूक्रेन को दे रहे हैं कि तुम इनका इस्तेमाल करो, इनका इस्तेमाल करो। और पूरी तरह से बर्बाद भी हो गया है। रूस के ऊपर भी उनकी निर्भरता है, वो जो तेल है कच्चा तेल उसी से लेते हैं। तो वो उतना कोई हार्ड खाली धमकियां देते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। तो जब तक अमेरिका या नाटो कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे इसमें और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर देंगे, तब तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। और उसके लिए एक और चीज और है कि अगर करते ही ये लोग आपस में एक दूसरे पर एटॉमिक बॉम्ब्स का प्रयोग करेंगे, इससे पूरी एक तरह से तब विश्व जो है हमारा तहस नहस हो सकता है। अब इस संदर्भ में हम भारतवर्ष की भूमिका पर आ जाते हैं कि भारतवर्ष का क्या रहेगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की भूमिका जो है इसमें तटस्थ रही है। युद्ध के वो खिलाफ है, युद्ध के फेवर में नहीं है, लेकिन वो एक तरह से इनडायरेक्टली रूस को फेवर कर रहा है, क्योंकि रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया है। और हमको रूस से एक और फायदा है कि जब भी तेल वगैरह हम जो लेने की सोच रहे हैं वो हम रूस से ले सकते हैं। रूस के पास बहुत कच्चे तेलों के भंडार हैं, गेहूं का भंडार है, बहुत ज्यादा गेहूं उत्पाद करता है। तो इस तरह से हमारे जो है भारतवर्ष से संबंध रहना, रूस के तटस्थ रहना, और ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो भारतवर्ष के लिए अगर अपन देखें मेदिनी ज्योतिषी से भी, तो हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल में भारतवर्ष को मकर लग्न दी गई थी। हमारे साहित्य में मकर लग्न जो है पूरे आर्यवर्त को दी गई थी। समय पर जो है धीरे धीरे उसके टुकड़े होते चले गए। तो अगर हम ये भी देखना चाहें कि वर्तमान समय में मकर लग्न पर क्या गोचर चल रहे हैं और उसके हिसाब से अगर अपन भविष्यवाणी करना चाहें कि भारतवर्ष के संदर्भ में कैसा भविष्य रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष है नंबर 1 एक तो इस युद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। बीच में आवाज बंद हो गई थी क्या मैडम? मैम 1 सेकंड के लिए आपका माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, तो बहुत ज्यादा भारतवर्ष प्रभावित नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत महंगाई का प्रकोप जरूर आएगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूस से हमारा सौदा हो चुका है तेल के लिए, और तेल जो है हम उससे आयात कर लेंगे, वो शिपिंग वगैरह से भेज भी देंगे। तो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से परेशानी नहीं होगी। और गोचर में भी हम यदि देखें मकर लग्न पर, तो हमारे 5 ग्रह जो हैं मकर लग्न पर भ्रमण कर रहे हैं। चंद्रमा अभी अभी इसी समय, मतलब थोड़ी देर पहले आप मान लीजिए, चंद्रमा के नक्षत्र में ही प्रवेश किया है उसने, श्रवण नक्षत्र में। और अन्य ग्रह जो हैं जिसमें शुक्र है, मंगल है और शनि भी हैं, तो इसमें मंगल जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, शुक्र और शनि ये मंगल के नक्षत्र में आ गए। और आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा 7वें भाव का स्वामी है मकर लग्न से, और वो विदेशों से हमारे संबंध बता रहा है और अच्छे संबंध। इसी प्रकार जो ग्रह मंगल के नक्षत्र में अभी भ्रमण कर रहे हैं, विशेष रूप से शुक्र और शनि, तो शनि जो है लग्नेश है, मकर लग्न का स्वामी और धन भाव का स्वामी होकर लग्न पे भ्रमण कर रहा है। और ये मंगल के नक्षत्र में आगे आने वाले दिनों में भी भ्रमण करेगा, जब तक वो कुंभ राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक नहीं चला जाता। तब तक जो है भारत को किसी भी तरह से कोई आर्थिक परेशानी नहीं होने वाली है, बल्कि हमारा लग्न सुदृढ़ रहेगा और हमारा प्रभाव क्षेत्र भी विस्तृत रहने वाला है, बढ़ने ही वाला है। इसी के साथ जो गुरु है
जो अभी गोचर में कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है, वो गुरु अपने ही नक्षत्र में चल रहा है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। तो वो जो है उसके कारण जो है तृतीयेश और व्ययेश है हमारा, लेकिन वो विदेशों से थोड़े संबंध भी बना रहा है। तृतीय भाव हमारे पड़ोसी देशों से रहता है, उनको साथ लेकर हमें कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है। वो जो है हमेशा परेशानी हमारे देश के संदर्भ में पड़ोसियों से हमेशा चिंता रही है। जब ये मीन राशि में आ जाएगा तब और ज्यादा थोड़ा सा रहेगा, लेकिन उसके नक्षत्र बदल जाएंगे। फिर शनि के नक्षत्र में आ जाएगा तो स्थिति सही हो जाएगी। इसके बाद यदि हम देखें राहु केतु को, जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक्चुअली इसमें हम धीमी गति से चलने वाले जो ग्रह हैं उनको लेकर ही गोचर में हम फलित कर सकते हैं। हमारे पास मकर लग्न की कुंडली के साथ वहां की दशा अंतरदशा नहीं है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का कब जन्म हुआ, अनंत काल है इसका। तो राहु और केतु भी कुछ ही मंथ में या अप्रैल में ही, केतु तो है तुला राशि में आ जाएगा जो 10th हाउस है हमारा, और राहु जो है 4th भाव में आ जाएगा मेष राशि में। तो ये दोनों जो राशियां हैं इनके स्वामी शुक्र और मंगल, ये दोनों मकर लग्न वालों के लिए बहुत लाभदायक अच्छे भावों के स्वामी। तो भारतवर्ष के लिए हम किसी भी तरह की परेशानी या संकट की आशंका नहीं रख सकते, और भारतवर्ष के लिए उन्नति का ही प्रयत्न रहेगा। और हमारे देश का नेतृत्व भी आप सब लोग जानते हैं एक सुरक्षित हाथों में है। और यदि हम वर्तमान में भी देखना चाहें, ये तो हमारी मेदिनी कुंडली से हो गई, यदि हम वर्तमान में जो 1947 में जब हमको आजादी मिली है, हम क्योंकि पराधीन रहे हैं वर्षों तक मुस्लिम्स के, फिर अंग्रेजों के, उसके बाद जो हमें आजादी मिली है, यदि हम उस समय की कुंडली बनाकर भी देखते हैं तो वो वृषभ लग्न की कुंडली आती है। और वृषभ लग्न में राहु केतु लग्न सप्तम में, जैसा कि आप जानते हैं वो विच्छेदात्मक ग्रह हैं, उन्होंने हमारा पार्टीशन करवाया है। और उसके बाद हमारे 3-4 मतलब 5 ग्रह हम कहेंगे 3rd हाउस में है। मतलब हमें अपने पड़ोसियों से एक ना एक चिंता लगी ही रहती है, हम परेशानी हमारी दूर नहीं होती है। देख लीजिए आप, हमारे सारे पड़ोसी चिंता देते रहते हैं। लेकिन हमारी एक चीज है कि अभी वर्तमान समय में हमारी चंद्रमा की महादशा चल रही है इस पार्टीशन वाली कुंडली से, और ये जो है 2015 से शुरू हुई है, जो 25 तक चलेगी। और चंद्रमा हमारे लिए 3रे भाव, 4थे भाव, 10वें और 11वें भाव का सूचक है। ये मैं कृष्णमूर्ति जी पद्धति के अनुसार आपको बता रही हूँ, नक्षत्रों के आधार पर, कि चंद्रमा जो है हमारा, वो हमारा कर्क राशि का है पार्टीशन का, और शनि के नक्षत्र में है। वृषभ लग्न वालों के लिए शनि दशमेश और लाभेश, मतलब 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी होता है। तो बहुत अच्छा नक्षत्र लिया हुआ है चंद्रमा ने। तो चंद्रमा की महादशा जो है हमारे लिए काफी फायदेमंद है रहेगी, जो कि 2025 तक चलेगी। और उसमें भी अभी बुध का ही अंतर चल रहा है, और बुध भी हमारे लिए 2रे भाव, 3रे भाव, 6ठे भाव, 10वें और 11वें भाव से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा की महादशा तक हमारे देश में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, उत्तरोत्तर उन्नति होने वाली है। और आप यदि देख रहे हैं अभी 3-4 दिन से कि पेट्रोल के और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो उससे चिंता हो रही है। लेकिन जैसे ही रूस वगैरह से पेट्रोल और कच्चा तेल आ जाएगा, हमारे दाम वापस गिर जाएंगे। और भारत जो है विश्व युद्ध जैसी भी अगर कुछ भी होता है तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि शांति दूत बनने की, शांति स्थापित करवाने की भूमिका में संलग्न रहेगा। मैं और अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहती हूँ, दूसरों को भी समय मिलना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा जी, आपने बहुत सटीक विश्लेषण दिया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और आपके स्वागत में जो हमसे त्रुटि हुई है उसके लिए हम मुझे क्षमा करें, मैं बहुत छोटी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, त्रुटि हो गई, हमने उसको तुरंत सुधार दिया, गई बात आई गई हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जी। आपका और एक ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, आदरणीय उत्तरा जी ने कहा विश्व युद्ध की संभावना भी नहीं है, लेकिन कुछ ही जो बिंदु हमारे सामने आए हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध तो शुरू हुआ है, यह तो हम सभी देख रहे हैं। सऊदी अरब ने भी मिसाइल अटैक किया है, इधर पाकिस्तान पर ईरान ने अटैक किया है, मिसाइल का रॉकेट से हमला किया है। और
नॉर्थ कोरिया में भी मिसाइल का परीक्षण हुआ है। इस पर भी हम थोड़ा ध्यान दें। ग्रहों की स्थितियां तो अपनी जगह है ही, लेकिन घटनाक्रमों को भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है, ऐसा मेरा निवेदन है। सर बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब कुछ जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं कि बड़े बड़े राष्ट्र जब थोड़ा उछलते हैं तो छोटे छोटे राष्ट्रों को भी उछलने का मौका मिलता है। तो वो वही है बात। तो वो भी अपना बल, जैसे उत्तरी कोरिया ने भी अपनी मिसाइल ले आई है और बता रहा है कि मैं अमेरिका को पूरा कवर कर लूंगा और अमेरिका को मैं। लेकिन एक बात तो हम कहेंगे कि अमेरिका का पतन तो शुरू हो चुका है। वो अपने ऊपर बम नहीं चाहते, परमाणु बम, वो दूसरों के ऊपर थोप सकते हैं, अपने ऊपर होने से डरते हैं वो, बस और कुछ नहीं। चलिए मीनाक्षी जी प्लीज। जी नमस्कार। आदरणीय ब्रिजेट त्रिपाठी सर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो शायद सुन नहीं पा रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगी पंडित श्यामलाल पालीवाल जी से। सर राजस्थान से हमारे साथ हैं। नमस्ते मैडम, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ नमस्ते, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी की टीम को बारंबार नमन एवं आज जिनकी पुण्यतिथि में हम श्री बाबूलाल जी जोशी जी की स्मृति में एक कार्यक्रम हो रहा है, उनको मेरा सत नमन। और उन नमन करते हुए मैं मेरे मुख्य विषय पर आ रहा हूं। क्योंकि यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है तो तृतीय विश्व युद्ध और भारत की भूमिका ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अब इसमें प्रश्न यह उठता है कि हमें भारत का भविष्य के आधार पर देखना चाहिए, क्योंकि भारत का जन्म तो बहुत साल पहले हो चुका है। तो अब हम देखते हैं तो कई पंचांगों ने इसमें देखा जाए तो गणतंत्र कालीन जन्म कुंडली पर विश्लेषण बताया है। गणतंत्र का मतलब है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसका हम पालन कर रहे हैं, जिस पर हम आज चल रहे हैं, उस संविधान की कुंडली के आधार पर देखा जाए, जो कि विश्व विजय पंचांग में आई हुई है, जो कि मीन लग्न की कुंडली है। और इस समय देखा जाए तो 13-14 अप्रैल के लगभग शनि और गुरु, राहु, ये सब ग्रह चेंज हो रहे हैं। और शनि देखा जाए तो 29 अप्रैल को चेंज हो रहा है। अब सर्वप्रथम देखा जाए तो मीन लग्न की कुंडली में 13 अप्रैल को गुरु लग्न में आ रहा है। चूंकि मीन राशि मत्स्य भगवान को दिखाती है। मत्स्य भगवान यानी कि जिन्होंने वेदों को बचाया, जिन्होंने धर्म की रक्षा की, जिन्होंने चर और अचर प्राणियों की रक्षा की, उसी मीन लग्न में गणतंत्र दिवस काल में जब बृहस्पति आएंगे तो बृहस्पति की जो दृष्टि है वह लग्न के साथ साथ पंचम और नवम भाव पर भी हो रही है। इसके आधार पर लगता है कि आने वाले समय में भले जो भी युद्ध हो, किंतु भारत का भविष्य सदैव उज्जवल ही रहा है और आगे भी उज्जवल ही रहेगा। क्योंकि लग्न में इस समय गुरु होने के कारण भारत के धर्म की, दर्शन की, ज्ञान की, अध्यात्म की विजय पताका दूर दूर तक लहराएगी। और भारत की जो गणना है वह उच्च कोटि के विद्वानों में होगी, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ में मैं एक विश्लेषण और भी कर रहा हूं कि इसमें साथ में 29 अप्रैल को जो शनि कुंभ राशि में आ रहा है, कुंभ राशि की जो दृष्टि है वह भी भाग्य भाव पर जा रही है और बृहस्पति की दृष्टि भी भाग्य भाव पर जा रही है। शनि और गुरु की जो दृष्टि है ये धर्म भाव पर जाने के कारण एक तरफ जहां धर्म की उन्नति होती है, लोगों का रुझान धर्म की तरफ बढ़ता है, अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस समय हमारे देश में कई नवीन कानूनों का प्रादुर्भाव होगा एवं कई क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इसके साथ में ही गुरु की दृष्टि पंचम भाव मतलब शिक्षा पे होने के कारण शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन होंगे। शिक्षा की भी कई नीतियां बनेगी जो निसंदेह हम सबके लिए लाभकारी होगी। इसके साथ में देखा जाए तो राहु मेष राशि में आ रहा है। मेष राशि का राहु और मेष राशि का सूर्य जब दोनों एक ही राशि पर आएंगे तो उस समय देखा जाए तो अग्नि विषय घटनाओं में थोड़ी प्रबलता रहेगी। अग्निकारक घटनाएं, अग्निकांड, इसके साथ में जो 6 ग्रह अन्य भी बदल रहे हैं उसके आधार पर राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक युद्ध का बोलबाला, सीमावर्ती क्षेत्रों में हलचल रहेगी। इसमें देखा जाए तो कोई संदेह नहीं है। किंतु इसके साथ में शनि और गुरु की युक्ति है कि हमें विज्ञान की तरफ आगे ले जाएगी। मतलब यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है तो भारत विज्ञान के क्षेत्र में आने वाले समय में आगे बढ़ेगा और विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी नवीन उपलब्धियों को हासिल करेगा और विश्व में अपनी एक अनूठी एवं नवीन पहचान बनाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात यह आ रही है कि जहां राहु मेष राशि में आ रहे हैं तो वही केतु तुला राशि में आ रहा है। तुला का मतलब होता है तराजू, तुला का मतलब होता है व्यापार। तो इसके कारण राहु के ऊपर, तुला के ऊपर जब राहु की युक्ति होगी तो देखा जाए तो कई व्यापार तो बहुत अच्छे चलेंगे और देखा जाए तो कई व्यापार बिल्कुल बंद हो जाएंगे। कई लोग व्यापार में आगे भी बढ़ जाएंगे तो कई व्यापार बिल्कुल ठप हो जाएंगे। और मुख्यतः वह देश जो कि देखा जाए तो तुला के क्षेत्र में आ रहे हैं, जैसे जापान है, बर्मा है, चीन है, अगर इनका व्यापार विशेष रूप से प्रभावित होगा। इसके साथ में नवंबर के लगभग सूर्य और राहु का द्विधा दृश्य योग बन रहा है, मतलब दूसरी और 12वीं राशि। और नवंबर के अंदर देखा जाए तो 2 ग्रहण एक साथ आ रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और ये दोनों ही ग्रहण मंगलवार के दिन आ रहे हैं। आचार्य वारामिहिर ने वाराही संहिता में लिखा है कि यदि एक ही महीने में एक ही वार में यदि 2 ग्रहण आते हैं तो अब उस समय देखा जाए तो बीमारियां होती है, राजनीतिक षड्यंत्र होता है। तो देखा जाए तो अक्टूबर से लेकर के नवंबर के मध्य का जो समय है वह देखा जाए तो शारीरिक बीमारियों के आधार पर, कूटनीतिक षड्यंत्रों के आधार पर थोड़ा प्रबल रहेगा। इसके आधार पर अभी अप्रैल में जो 6 ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं जो हम सबको अपने परिवर्तनशीलता की ओर ले जाएंगे। किंतु इसमें जी ये जो छोटे मोटे जो राज्य है, जो प्रांत तो नहीं कहूंगा, जो छोटे मोटे देश है, जो पश्चिम एशिया के जो देश है, उन पर इन सबका खराब असर होगा। किंतु भारत का भविष्य बृहस्पति और शनि की युक्ति निसंदेह आगे तक पहुंचाएगी। इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। सभी के अलग अलग वक्तव्य हैं, अलग अलग मंतव्य हैं, और सर ने जैसे कि बुक का बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। सर को हर एक पुस्तक जो ज्योतिष से रिलेटेड है मुझे वाणी याद है, इसलिए सर हर बात में अपनी पुस्तकों की कहीं ना कहीं मतलब ये कह सकते हैं हम कि इनके पास साक्ष्य मौजूद हैं कि यह बात इस तरह से सत्य साबित हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामदल पालीवाल सर। अब मैं स्वागत करती हूँ श्री प्रवीण श्रीमाली जी का। सर भीनमाल राजस्थान से हमारे साथ उपस्थित हैं और सर अपने क्षेत्र में बहुत ही बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। सर को किसी भी तरह के साक्ष्य की जरूरत नहीं है। सर प्लीज आए और कुछ शब्द अपने हमारे साथ प्रस्तुत करें। श्री प्रवीण श्रीमाली जी। नमस्कार। मैं इस मंच पर
आप जी सर, सबका आपकी आवाज कट रही है सर। और अपनी का प्रयत्न कर। आवाज आ रही आवाज आ रही आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है मीनाक्षी जी? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट के आ रही है। हाँ, आदरणीय प्रेमा जी चंडालिया का स्वागत है। स्वागत है मैम आपका। नक्षत्र लोक ज्योतिष और सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय प्रवीण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? माइक बंद है क्या प्रवीण जी? नमस्कार, आ रही है मेरी? नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी स्पष्ट रूप से। नहीं आ रही है। मैं 1-2 मिनट में करता हूँ कुछ तारू वाईफाई है। लता जी श्रीमाली सुन पा रहे हैं आप? रेखा जी आपका माइक बंद कर लीजिए। रेखा जी सोनी। शायद लता जी सुन नहीं पा रहे हैं हमें। प्रवीण जी माइक चालू हो गया आपका? हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ, आप बता रही। रेखा जी आपका माइक बंद कर लीजिए प्लीज। रेखा जी सोनी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं बाबूलाल जी जोशी जी को सत सत नमन करते हुए अपनी बात रखने जा रहा हूं। हमें तृतीय विश्व युद्ध और भारत की भूमिका देखने से पूर्व थोड़ा सा अपन इतिहास को देख ले तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 28 जुलाई 2014 से शुरू हुआ था और 18 तक रहा था। उस समय बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में थे, शनि मिथुन राशि पर थे। उसमें राहु और बृहस्पति का द्वादश योग बन रहा था और राहु शनि का नवपंचक योग था और शनि और बृहस्पति का षडाष्टक योग था। वही स्थिति अपन दूसरे विश्व युद्ध का लेते हैं जो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुई थी। उस समय शनि और गुरु का द्वादश योग था। शनि अपनी नीच राशि मेष में थे। शनि व राहु एक दूसरे से 7वें भाव में थे और गुरु राहु का षडाष्टक योग बन रहा था। वर्तमान में अपन जब देखें वर्तमान परिस्थितियों को तो अप्रैल माह में जो मुख्य रूप से धीमी गति वाले तीनों ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 29 अप्रैल को, राहु मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 12 को और बृहस्पति मीन राशि में 13 अप्रैल को प्रवेश कर रहे हैं। शनि जिसकी मुख्य भूमिका रहती है उसमें भी जब मेष राशि के थे उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और वर्तमान में शनि जो है वह धनिष्ठा नक्षत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जब तक धनिष्ठा नक्षत्र 6.40 डिग्री तक रहता है तब तकेंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी जो है वो मंगल है
तो शनि का मंगल से रिलेशन हो गया। वैसे ही अपन देखें कि राहु मेष राशि में भ्रमण करेंगे तो मेष का स्वामी भी मंगल होता है। मंगल चूंकि जमीन का पुत्र है और जमीन से रिलेटेड कार्य देता है, मंगल लड़ाई का प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है, तो युद्ध की विभीषिकाएं हमें देखने को मिलती है। और शनि जो है वह तेल और मेडिसिन से संबंधित ज्यादा महत्व रखता है। तो जो तीसरा विश्व युद्ध हम देखने जा रहे हैं या जो होने की संभावना है वर्तमान में, यदि अपन रूस और यूक्रेन की बात करें तो उसको प्रारंभिक चरण मात्र कह सकते हैं, उसे विश्व युद्ध का दर्जा तो भी नहीं दे सकते। लेकिन विश्व युद्ध जब भी होगा उसका कारण शनि और मंगल ही रहेगा। तो शनि अर्थात तेल को लेकर के विश्व युद्ध की संभावना ज्यादा बनेगी। और मेडिसिन के लिए सबसे पहले बीमारी होना जरूरी है, तो बीमारी और मेडिसिन का रिलेशन होता है। इन सब के कारण तीसरा विश्व युद्ध होने की ज्यादा संभावना बनेगी। लेकिन अभी जो शनि, राहु और मंगल, ये तीनों जो ग्रह हैं, शनि कुंभ में, बृहस्पति मीन राशि में और राहु मेष में होगा, यानी शनि और गुरु का परस्पर द्विघात योग होगा और गुरु और राहु का भी ऐसा योग बनेगा। दूसरे 12वें, जिसको दुआ 12 कहते हैं हमारी भाषा में, वह बनेगा। और शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर रहेगी। शनि चूंकि मंगल की राशि में रहेगा या मंगल का प्रभाव रहेगा, तो हमें जगह जगह विश्व स्तर पर आग्नेय, अकाल है, सूखा है या युद्ध की विभीषिका हमको देखने को अवश्य मिलेगी। यदि हम देश की आजादी की कुंडली पर विचार करें तो 15 अगस्त 47 की कुंडली पर देखें वृषभ लगन की, तो उस समय बृहस्पति तुला राशि पर थे और वर्तमान में मीन राशि पर आ रहे हैं, यानी षडाष्टक योग बनेगा। उस समय शनि कर्क राशि पर थे, वर्तमान में कुंभ राशि पर आ रहे हैं, यह भी अपने आप में एक षडाष्टक योग बनेगा। तो षडाष्टक योग जब भी होता है तब जन माल की हानि होती है और जगह जगह हमें ये विभिन्न प्रकार की अशुभ घटनाएं, अशुभ समाचार हमें प्राप्त होते हैं और अब भी हो रहे हैं। लेकिन जहां तक भारत की भूमिका का विचार है तो बृहस्पति जो है, भारत की राशि धन हुई, उसका स्वामी यदि अपन गिने तो बृहस्पति होता है। और वैसे भी धार्मिक देश का प्रतिनिधित्व, धर्म का प्रतिनिधित्व बृहस्पति जी करते हैं और बृहस्पति स्वराशि पर होने के कारण भारत का प्रभुत्व बनेगा। पूर्व में जैसे नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों पर भी विचार करें तो आने वाले समय में भारत पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा, विश्व गुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित होगा और विश्व की जनसंख्या में बहुत भारी कमी आने की संभावना है। तो वर्तमान में शनि कुंभ राशि में आएगा, फिर थोड़े दिन के लिए पुनः वक्री होकर वो मकर में और फिर कुंभ में ये सिलसिला चलेगा। तब तक ये शीत युद्ध या छोटे मोटे युद्ध या छोटी मोटी घटनाएं जिसमें सुनामी जैसी या महारोग, बीमारी, ऐसी घटनाएं चलती रहेगी। मकर के शनि में ये सब शुरू हुई थी और मकर और कुंभ के शनि में ये दोनों ही चीज 5 साल के लिए ये कम से कम चलेगी। और शनि जब मेष राशि में आएगा, शनि का मेष राशि में प्रवेश 3 जून 2027 को होगा, वह समय और भी ज्यादा खतरनाक होने की संभावना है। ऐसा मेरे विचार से, मैं अपनी दृष्टिकोण से जो है आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप जैसे महामनीषियों के प्रणाम करते हुए मेरा निवेदन मैं यही तक सीमित करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान प्रवीण शिमाली जी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट रूप से हम लोगों को समझाया कि किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं और किस तरह की परिस्थितियों से हमें बचना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत करती हूँ। सर, आप कुछ बोल रहे थे प्रवीण जी? नहीं, मैं थोड़ा विश्राम चाहता हूँ, थोड़ी देर। जी, अब मैं स्वागत करती हूँ श्री देवेंद्र द्विवेदी जी का। सर, आपका स्वागत है। नक्षत्र लोक ज्योतिष और सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी आपका स्वागत करते हैं। कृपया मंच पर आएं और अपना वक्तव्य
प्रस्तुत कीजिए। आदरणीय देवेंद्र द्विवेदी जी। शब्द के बिना अर्थ का जन्म नहीं होना चाहूंगा मैं। इस प्रकार शब्द शक्ति की बात होती है, इसी के अर्थ से प्रयोजन की सिद्धि होती है। जैसे हम सब जानते हैं, देखो समय की गति को रोका तो नहीं जा सकता, पर किसी विशेष शक्तिशाली गति के द्वारा उसको बदला जा सकता। आपके यहाँ से बहुत ज्यादा साउंड है। शास्त्रों में कहा गया है मंत्रादि से देवता अर्थात देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। श्री देवेंद्र द्विवेदी जी, सर में भी आप कहीं और हैं और काफी साउंड आ रहा है आपकी तरफ से। महेंद्र कुमार जी शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद हाथ उठा रहे हैं जी। शायद छोड़ दी, मीटिंग छोड़ दी उन्होंने, कोई बात नहीं। अब हम हमारे मुख्य वक्ता परम आदरणीय विजय त्रिपाठी साहब से निवेदन करेंगे, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय त्रिपाठी साहब। सर आपका माइक म्यूट है, आदरणीय त्रिपाठी सर। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपका आशीर्वाद रूपी वक्तव्य हमें प्रदान करें सर। आपका माइक म्यूट है सर, आप सुन पा रहे हैं? परम श्रद्धेय त्रिपाठी साहब, आपका माइक बंद आ रहा है। जी आपका माइक बंद है साहब। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी हवाई जी बिल्कुल बिल्कुल हवाई आवाज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी सर। हेलो, हाँ जी स्वागत है। आ रही आवाज? जी बिल्कुल आवाज है। हाँ जी जी सर। और भी तो वक्ता लोग हैं, सबको बोल लेने दीजिए। आपका वक्तव्य हो जाए, उसके बाद एक ही वक्ता हमारे मध्य रहेंगे, वो भी आने वाले हैं, प्रोफेसर सुरेश्वर जी शर्मा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति। अच्छा अच्छा जी आपका हो जाए, उसके बाद फिर उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। अच्छा अच्छा। आज का हमारा जो विषय रहा, उस विषय से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने एक पूर्वज को याद कर रहे हैं। हम एक ऐसे महान विद्वान की स्मृति में इस व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं। हेलो हेलो जी आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर आपकी आवाज आ रही है, हम आपको सुन पा रहे हैं। एक ऐसे ज्योतिष शास्त्र जी 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 धन्यवाद। हम एक ऐसे मूर्धन्य ज्योतिष विद्वान की स्मृति में इस श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वर्गीय बाबूलाल जोशी जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। कृपया वे जहां भी हों मेरा प्रणाम स्वीकारें। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज कही गई है कि मनुष्य कहीं भी हो, 14 लोक हमारे यहाँ बताए गए हैं, 7 पृथ्वी से ऊपर और 7 पृथ्वी से नीचे। उनमें कहीं भी यदि आप आत्मा से पुकारेंगे तो हमारे पूर्वज हमारी मदद करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो जाएंगे।
आज का ये जो कार्यक्रम आपका हो रहा है, इस पर मुझे जोशी जी ने बताया था कि ये तृतीय विश्व युद्ध के ऊपर हो रहा है, तृतीय और भारत की स्थिति क्या रहेगी। एक बात बहुत क्लियर से मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने 14 मई सन 2020 को, शायद 20 होगा या 19 होगा, 14 मई 2020 को फेसबुक पर एक कॉलम लिखा था, शायद 14 मई 2020 ही होगा, कोरोना काल में। तो मेरी नजर ये पड़ी कि आखिर महामारी जब भी आती है, बीमारी आती है, वो हमारे घर में आती है, मोहल्ले स्तर पे आ जाती है, लेकिन महामारी वो कही जाती है जो कम से कम 7-8 देशों में एक साथ आए। ये महामारी फैली तो क्यों फैली, तो इस पर मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने में मैंने ये पाया, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1919 के बीच में, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 के बीच में, उन दोनों स्थितियों में ही अगर आप गौर करेंगे तो यम और न्याय के देवता, यम के देवता हैं प्लूटो, न्याय के देवता हैं शनि, इन दोनों की युति बन रही थी। ठीक वही युति हमारे इस समय बनी हुई है। मैंने उसमें स्पष्ट लिखा था, देखिए मैं देखता हूं कहाँ रखा है, कि 30 मई 2020 के बाद, एक मिनट, हाँ देखिए मैंने इसमें स्पष्ट लिखा था कि मेरी समझ में शनि प्लूटो के युति मकर राशि पर बनने से परिवहन आंतरिक गृह युद्ध द्वारा हानि के लक्षण प्रकट होते हैं। चूंकि शनि न्याय के देवता है और प्लूटो के स्वामी यम है, अतः शनि की राशि मकर पर प्लूटो का होना इस महामारी का जनक है। इसके बाद मैंने क्लेरिफिकेशन दिया था कि वर्तमान समय में शनि एवं प्लूटो का मकर राशि में योग 25 फरवरी 2020 से प्रारंभ है, जो कि 28 जून 2020 तक रहेगा। 28 जून को प्लूटो वक्री गति से गुरु की राशि धनु पर चला जाएगा, अतः 28 जून 2020 के बाद कुछ अल्प मात्रा में शांति मिलेगी, किंतु यह शांति अस्थायी होगी। एक बार पुनः 30 दिसंबर 2020 को शनि और प्लूटो का योग मकर राशि पर बनेगा, 30 दिसंबर 2020, और वह योग जो है 29 अप्रैल 2022 तक रहेगा, यानी जो चल रहा है इस समय 29 अप्रैल 2022 तक ये योग रहेगा। अतः इस कालखंड में विश्व में लगातार रोग, युद्ध, अशांति व उपद्रव होते रहेंगे। संपूर्ण विश्व में विप्लव होगा, कोई भी देश शांति का अनुभव न कर सकेगा। ठीक वही स्थिति आज की तारीख में पूरे विश्व में बनी हुई है। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन रूस का युद्ध जारी है, आर्मेनिया अजरबैजान में भी युद्ध प्रारंभ हो गया है, सऊदी अरब और यमन में भी युद्ध प्रारंभ हो गया है। विश्व युद्ध जब भी होते हैं तो ये नहीं कि आज शुरू हुए और कल से स्टार्ट हो गए होने लगे। विश्व युद्ध की भूमिका बनते 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 साल 2 साल लग जाता है। पहले 2 देश आपस में टकराते हैं, तो एक मारा जाता है, जब कमजोर पड़ता है 4 उसकी मदद के लिए आते हैं। इस तरह होते करते 2-3 साल बाद विश्व युद्ध की स्थिति बनती है। तो मेरा अपना मानना है यदि विश्व युद्ध होना है तो 29 अप्रैल 2000 पहले उसको स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग तो ये हो गई है। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि विश्व युद्ध न हो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हो भी जाता है तो हम आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक बात तय है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था, जब उनसे पूछा गया कि जो चौथा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कैसे होगा, तो उन्होंने कहा था मैं ये तो नहीं जानता तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध ईंट, पत्थरों और डंडों से लड़ा जाएगा। माने उनका मतलब था कि चौथे विश्व युद्ध, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो चौथे विश्व युद्ध तक आदमी के पास इतनी पावर टेक्नोलॉजी रही नहीं जाएगी। देखो सार्वभौम नियम है। हमारे त्रेता युग में श्री राम रावण का युद्ध हुआ, टेक्नोलॉजी का इतना जबरदस्त इस्तेमाल हुआ, इस गति के प्लेन उड़ रहे थे उस समय। हनुमान जी संजीवनी लेने जिस रॉकेट से गए होंगे, वो भी क्या उसकी स्पीड रही होगी, सोचने वाली बात है। महाभारत युद्ध काल में भी ऐसी मिसाइलें चली, अग्नियस्त्र, जो हमारे कवियों ने, हमारे ऋषियों ने अपने ग्रंथों में लिख दिया है, ठीक वही स्थिति आज हमें देखने में आ रही है। हम देखते हैं ऐसी ऐसी मिसाइल चल रही हैं, बीच में देख रहे थे टीवी पर, आप लोग भी देखते होंगे। को मिसाइल आदमी को तबाह कर देती, शहर के शहर तबाह करने की ताकत मिसाइल रखती है। ये मिसाइल महाभारत काल में थी, उसके पहले भी थी। होता क्या है कि जब सृष्टि में विज्ञान जरूरत से ज्यादा उन्नति कर जाता है तो विज्ञान का जो अंतिम परिणति होती है वो विनाश होती है। कभी भी देखिए, जब विज्ञान जरूरत से ज्यादा उन्नति कर जाएगा
तो विनाश हो जाएगा। जैसे कि सन 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद विज्ञान ने उन्नति की, बहुत सी उन्नति की, वो 1945 में विनाश को प्राप्त हुई। अब इधर 45 के बाद में 55 साल, वो 20 साल, 70-72 साल में जो हमने प्रगति की है, अब इसमें एक ईगो पैदा होता है। रूस कहता है मेरे पास ज्यादा पावरफुल हथियार है, अमेरिका कहता है मेरे पास ज्यादा पावरफुल हथियार है, मेरी इकोनॉमी बड़ी है, मैं विश्व पे का नेतृत्व करूंगा, रूस कहता है मैं करूंगा, चाइना बोलता है मैं करूंगा। लेकिन इन तीनों चीजों में एक बात तय है, यदि विश्व युद्ध होता है तो विश्व युद्ध होने के पश्चात विश्व गुरु भारत होगा, यह निसंदेह ध्रुव सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए, ये सत्य होकर के रहेगा। और तृतीय विश्व युद्ध की स्थितियों को अगर आप प्रतिशत में देखना चाहें तो ये मान के चलिए 80-20 का रेशियो चल रहा है ज्योतिष के हिसाब से। यम के देवता प्लूटो और न्याय के देवता शनि, इन दोनों को युति सप्तम भाव में बनी थी। अब शायद कुंभ में चले गए हो तो बता नहीं सकते, मैं याद भी नहीं है, हम भैया सन 24 का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के विश्व युद्ध की स्थितियों के फेवर में ग्रह ज्यादा है, इसलिए संभावित है कि विश्व युद्ध न हो, लेकिन उसकी शुरुआत हो जाए 29 अप्रैल 2022 के पहले। दूसरी चीज ये है कि ज्योतिष शास्त्र में एक बात हम आपसे और बताना चाहते हैं। देखो कि जो ज्योतिषी बंधु हैं हमारे, ये लोग रिसर्च करने में ज्यादा दिमाग लगाइए। आज से 100 साल पहले से लेकर के और अभी तक की रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद जो मेजर घटनाएं हुई हैं हमारे विश्व में, उन मेजर घटनाओं पे निगाह रखनी चाहिए। उन मेजर घटनाओं के जो ग्रह स्थिति हो उस पर निगाह रखनी चाहिए, और उससे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो रिजल्ट बेहतर आएंगे। और यही इसका, मेरे ख्याल से यही था इसका, और कुछ है अभिषेक जी? जी बिल्कुल यही है। और कुछ बताना है? ये बस यही विषय है मुख्य, तो बाकी फिर आप जैसा आदेश करें। मुख्य वक्ता आप यही। हाँ, मेरी 14 मई 2020 की पोस्ट आप लोग देख लेंगे। 14 मई 2020 उसमें बिल्कुल क्लियर मैंने लिख दिया था। उसमें कुछ लोगों ने मुझे उल जलूल भी लिखा था, तो मैं उसका भी जवाब दूंगा एक पोस्ट लिख के। अभी थोड़ा व्यस्तता चल रही है, वो खत्म हो जाए उसका भी हम जवाब देंगे। क्लैरिफिकेशन भी देंगे कि जो लोग ज्योतिषियों पे उंगली उठा देते हैं कि ज्योतिषी ने साल भर पहले क्यों नहीं बताया, 2 साल पहले क्यों नहीं बताया। अरे ज्योतिषी तो बताता रहता है, पंचांग करता तो लिखता रहता है, आप लोग उसको पढ़ते कहाँ हैं ध्यान से? आप तो उसमें दिवाली के लिए लड़ने लगते हैं, कोई लड़ने लगता है कि होली कब जलेगी, कोई लड़ने लगता है कि ये इसमें होली में आग कब लगाई जाएगी। छोटी छोटी बातों से उठ करके ज्योतिष को एक विराट स्तर पे अगर आपको लाना है तो ज्योतिष में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय भविष्यवाणियां होनी चाहिए। ज्योतिष के सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए। आज की तारीख में सनातन लोग हिंदू धर्म तो चिल्लाते हैं। मैं पूछता हूं, मुझे बताओ हिंदू धर्म का कोई भी एक सिद्धांतिक ग्रह हो, कोई भी एक पुस्तक हो जो हमें धर्म के बारे में बताती हो? धर्म है हमारा सनातन, राष्ट्रीयता है हमारी हिंदुत्व। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं। अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन, ब्रिटेन का रहने वाला इंग्लिश, यूरोपियन। इसी तरह हम हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, लेकिन धर्म हमारा सनातन है। मेरा सभी ज्योतिषियों से, सभी पंचांगकर्ताओं से एक निवेदन है कि सनातन धर्म की वृद्धि के लिए आपस में कुतर्क न करके तर्क करके एक समय सीमा बांध लीजिए कि भाई हम इस शास्त्र को, कोई निर्णय सिंधु को मानता है तो कोई करक मंजरी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई 50 तो ग्रंथ है। कहाँ तक आप ग्रंथ पढ़ेंगे? एक कोई ग्रंथ ले लिया जाए, उस ग्रंथ के हिसाब से अपना सिस्टम बना लिया। दूसरी चीज है, जहां तक बात रहेगी विश्व युद्ध की, भैया हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत अच्छे मुझे नहीं दिख रहे। 29 अप्रैल 2022 तक का कालखंड जो है 30 दिसंबर 2021 से और 29 अप्रैल 2022 का, माने कि 4 महीने का कालखंड बड़ा ही विचित्र जाएगा और इसमें कुछ भी संभव है। अंत में मैं परम पूज्य श्रद्धेय स्वर्गीय बाबूलाल जोशी जी को पुनः उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी मित्रों को भैया, ओमकार जी आपसे मैं माफी चाहता हूं। तो उस दिन जो है हमारा थोड़ा ऐसा फंस गया, आपको बतावें कि एक लड़के ने यहाँ पर विवाद हो गया, होली का मौसम था, अब हमको जाना पड़ गया थाने उसको छुड़वाने उड़वाने, तो हम आपकी उसमें मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। हम भैया क्षमा मांगते हैं, हमको क्षमा करिए। नहीं सर, आपका क्या आशीर्वाद है, आपकी आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही हम चल रहे हैं, आप आशीर्वाद बनाए रहे बस। नहीं, हम जरूर, देखिए हम जोशी जी ने फोन किया, हम आ गए।
उस दिन मैं पूरा सब खोल खाल के धर लिया था, मोबाइल वोबाइल सब, लेकिन वो नहीं हो पाया, कुछ ऐसा दिक्कत पड़ गई। कोई दिन आज नहीं। आज तो लैपटॉप पे ज्वाइन किया, आज मोबाइल पे नहीं ज्वाइन किया। और सर जो आप तक बोले हैं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भारत देश गुरु बनेगा, क्योंकि आपकी भारत देश गुरु पहले भी था, धन आर्थिक या फिर टेक्नोलॉजी नहीं, ज्ञान के बेस पर। ज्ञान ही सबसे बड़ी विद्या भी है, धन भी है, और उसी बेस को फिर से प्रगति हो रही है और विश्व गुरु के पद पे चल चुका है। मिश्रा जी, गली गली गोरस बिकाए, मदिरा ठौर बिकाए, एक कहावत दोहा कहा गया है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जब वो योग रहता है और उसको स्वामी राम सिखाते हैं, उसको पतंजलि सिखाते हैं, तो उसको लोग हेय रेट से देखते हैं। जब वो बिक्री के लिए विदेशों में पहुंच जाता है, योगा होके वापस आता है, तो हम कहते हैं नहीं ये चीज हमें करनी चाहिए। हमारी ज्योतिष जो है, ज्योतिष के ऊपर आप लोग इतना परिश्रम करते हैं, मैं देखा करता हूँ, तो हर जगह बहस भी होती है, कभी कभी लोग उलझुल बात भी करते हैं। मेरा अपना मानना है कि भाई ज्योतिषी का मतलब होता है विद्वान, और विद्वान को एक दूसरे को जलील नहीं करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रख रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आपके रिश्ते और हमारी आपकी बातचीत के बीच में सौम्यता मधुरता बनी ही रहनी चाहिए। अब उसमें जब इरिटेशन होता है, जब कोई आदमी ऊट पटांग बोलता है सामने हो, तो बात भी है क्या फेसबुक के ऊपर 4 लाइन लिख करके ये है वो फलाने विद्वान ढिकाने विद्वान, मुझे थोड़ा इससे एलर्जी होती है, इसीलिए हम इससे दूरी बरतते हैं। दूसरी बात यह है, ज्योतिष पे रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। लोग उंगली तो उठा देते हैं, कोई माई का लाल ये कहने नहीं आता है कि लीजिए हम ज्योतिषियों के लिए 10 करोड़ रुपया फंड में डाले दे रहे हैं, रिसर्च करिए आप, कोई नहीं आता। मैंने एक सोचा है कि मैं एक ऐसा फंड बनाऊंगा, एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसमें ज्योतिष विद्या पे रिसर्च के लिए हम लोग एक चैप्टर रखें, और जो लोग उसमें परिश्रम करें उनको उचित पारिश्रमिक भी दिया जाए, क्योंकि भैया दुनिया में बिना पैसे यशास्ति वित्तम सनरा कुलीना स पंडिता स श्रुतिमान गुणज्ञा सयो वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रित। जहाँ धन है वही यशास्ति वित्तम सनरा कुलीना, जहाँ धन है वही नरकुलीन है, सयो वक्ता सच दर्शनीय, वही अच्छा वक्ता है, वही देखने योग्य है। तो मुझे लगता है जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में सोना डाल दिया जाता है कि भैया जाना स्वर्ग में अपने लिए 10 बाई 10 स्क्वायर फीट की जमीन खरीद लेना। हो सकता है यही कुछ कारण हो, वहां भी सोना चलता होगा, सोना तो सभी जगह चलने वाली मुद्रा है। तो ये कार्यक्रम आप लोगों का बहुत अच्छा रहा। बाकी मैं अभी अपने माननीय अभिषेक जोशी जी, श्री ओमकार मिश्रा जी, डॉक्टर सुनील शर्मा जी, अर्चना कुमारी जी, मीनाक्षी जी, श्री प्रहलाद शर्मा जी, श्री सुरेश्वर शर्मा जी और 35 अदर्स मुझे दिख रहे हैं। आप सभी को भैया मेरा नमस्कार, और कोई त्रुटि हो गई हो भाई क्षमा चाहता हूँ। कार्तिक जी, मैं बना हुआ हूँ आपके साथ, अब आप लोग बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। अब हमारे साथ ग्वालियर से पंडित सुनील जी शर्मा जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने ज्ञान गंगा को यहाँ प्रवाहित करें। फिर सुनील जी शर्मा। आपका माइक बंद है शर्मा साहब। हेलो हेलो, जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ अभिषेक जी, जो है मुझे अब इस विषय पर अच्छा उद्बोधन हो गया, और पंडित विजय जी ने जो भी कहा पूरी तरह से जो है मैं उनसे सहमत भी हूं, क्योंकि विशेषतः प्लूटो जब भी सैटर्न के साथ जब आता है तभी उसने जो है विध्वंसकारी अपने जो है कार्यक्रम रखे, और यही बात है अभी भी जो है शायद प्लूटो जो है कुंभ राशि में जो है चल रहा है,
जिसकी वजह से जो है तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं तो कम है, पर उपद्रव और बीमारियों की आशंकाएं जो है बहुत ज्यादा है। तो वैसे मैंने इस विषय में कुछ ज्यादा तैयार नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि मैं जो है कि जब विशेष कोई घटनाओं पर आधारित हम लोग अपना कार्य करते हैं तो सिवाय हम राहु और केतु के प्लूटो और यम नेपच्यून पर भी ध्यान दें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बस इतनी सी बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सुनील शर्मा जी, शायद प्लूटो अभी मकर में होगा, क्योंकि धनु में प्लूटो और शनि दोनों ने एक साथ ट्रांजिट किया था नवंबर में, और नवंबर के बाद ही ये महामारी आई है। और हर 100 साल में प्रीति जी अगर जो है प्लूटो मकर में है और शनि में है तो शनि की राशि में ना, जब भी शनि की राशि में, जब भी शनि और प्लूटो का जो है कंजक्शन होता है, जब भी वो प्लूटो उसकी राशि में आता है या साथ में आते हैं, तो तभी आपको ऐसी जो है विध्वंसकारी मैं उसको विध्वंसकारी नीतियां कह सकता हूँ कि विध्वंसकारी जो चीजें हैं, महामारी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो, युद्ध हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है शनि की स्थिति को देखते हुए तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति को जो है हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि यहाँ तृतीय विश्व युद्ध हो पाएगा। हाँ, वो नहीं कह सकते कि वो होगा ही, पर फिर भी अगर एशिया खंड में अगले 2 साल संभाल ले तो आगे की स्थिति एशिया के लिए बहुत ही अच्छी है, ऐसा मेरा मानना है। और जब भी आप देखो शनि मंगल के नक्षत्र में आया है, उसके बाद में ऐसे तनाव युद्ध जैसे हालात हो गए हैं यूक्रेन रशिया के बीच में। और यही शनि जो है मंगल के नक्षत्र में जुलाई तक रहेगा, तब तक तनाव तो कहीं ना कहीं रहेगा ही। प्रीति जी एक बात उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मंगल के नक्षत्र हैं ये तो हमेशा ही आते जाते रहते हैं, तब तो ऐसी स्थितियां जो हर बार तो नहीं बनती है। नहीं, अभी जो सारी स्थिति ऐसी बनी है जब प्लूटो और शनि का भी कंजक्शन है, हाँ। और ऐसे में परिवर्तन का समय चल रहा है, ऐसे में शनि अपनी खुद की राशि और मंगल के नक्षत्र में है तो जरूर विस्फोटक तो है ही और तनाव तो है ही। जी, शनि जो है अपनी जो है राशि में है तो विस्फोटक ज्यादा नहीं हो सकता है इसी वजह से। और अगर शनि की राशि प्लूटो जो है कंजक्शन कर रहा है तो वो जो स्थिति मुख्य बात तो जी शर्मा जी सहमत, तो मुख्य बात तो यही है, प्लूटो और शनि का कंजक्शन है बहुत विनाशकारी है, चाहे महामारी के युद्ध रूप में हो, चाहे युद्ध के रूप में हो, पर ये दोनों ही जो है यम है तो कहीं ना कहीं विध्वंसन तो है ही, क्योंकि बाकी तो गोचर आप देखें बदलते रहते हैं। शनि एक मिनट, ये दोनों यम नहीं है, एक यम है दूसरा न्याय का देवता है। हाँ जी सर, यम नहीं कहा जा सकता। जी सर, प्लूटो यम है, न्याय का देवता शनि है। हाँ जी सर, सहमत हूँ। तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है, यम और न्याय दोनों मिलते हैं तो युद्ध आता है। देखिए यम और नियम दोनों का संयोग है और यम को शनि नियम से चलाना चाहता है, यहाँ स्थिति ये बनती है क्योंकि बिल्कुल तो यम को वो नियम से संयमित करने की कोशिश करेगा तो यम में उग्रता आएगी, क्योंकि यम और शनि दोनों भाई भी हैं और यम बड़ा है, इसको भी हम ध्यान में रखें। जी बिल्कुल। एक चीज और है, शनि का और यम का जब तक योग बना है तब तक प्रगति संतुलन हुई है, और संतुलन करने के लिए ही इनका योग होता है। जब भी 29 दिसंबर 2019 को ये एक सेम डिग्री पे आए थे दोनों, उसके बाद ही पूरे वर्ल्ड में महामारी ऐसी फैली थी और सबसे ज्यादा यूरोप में। 100 वर्ष पूर्व जो है अगर आप ये देखें
कि 100 वर्ष पूर्व जब एक बीमारी आई थी, महामारी आई थी, तब भी जो है शनि और प्लूटो जो है वो साथ में ही थे। देखिए, ओमकार जी ने एक बात कही है अभी कि प्रकृति बैलेंस करती है, संतुलन बनाती है। तो जी सर। ये अब चूंकि न्याय के देवता और यम दोनों मिल गए, दोनों ने कहा न्याय कर दिया जाए भाई। तो जब न्याय होता है तो पॉपुलेशन अपने आप क्षीण पड़ती है, अपने आप कम होने लगती है और संतुलन बना देती है। न्याय होगा, एक पक्ष तो मारा जाएगा, सजा पाएगा ही पाएगा। अब यहाँ पे सजा कौन पा रहा है? यहाँ पे सजा वो पा रहा है कि जो अपने ओरिजिन में ही अपने दुश्मनों को घुसेड़ रहा है। एक चीज देखिएगा, यूक्रेन का मतलब होता है रूसी लोगों की माँ। जैसे हमारी धरती हमारे लिए माँ है, भारतवर्ष, ऐसे रूसियों की माँ है उनके लिए कीव। यूक्रेन की राजधानी है कीव, ये रूसियों की माँ कही जाती है। रूसियों का ये जो इनकी जाति है स्लाव यहीं से पैदा हुए हैं। अब वहीं पर वो आदमी बुला के नाटो को इकट्ठा करना चाहता है, वो दुनिया का उपद्रव करना चाहता है, तो रूस ने गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक कर दिया। भैया देखो, हम भी अगर हमारे सामने कोई कहेगा हम बैठ के बकरा काटेंगे तो हम भी झगड़ा तो कर ही देंगे, बाद में जो होगा देखा जाए। हम ब्राह्मण आदमी अपनी नीतियों के अनुसार अपना हम धर्म का पालन करेंगे ही रूस कर रहा है। अब न्याय जब होगा, शनि कर रहा है न्याय, शनि न्याय करेगा। जज तो आदेश दे देता है अपने से नीचे वाले को, उसने यम को आदेश दे दिया भैया तू अपना काम कर। अब यम पूरा न्याय करेगा और 29 अप्रैल 2022 तक न्याय की ये प्रक्रिया लगातार चालू रहेगी। लोग बहुत दंडित होंगे। भारतवर्ष में क्या है कि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो आम आदमी पर आधारित है। सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत की चलाता है धर्म से ज्यादा व्यवसाय किसी में नहीं। अगर आप जोड़ लीजिए, अगरबत्ती मंदिर के बाहर, पेड़ा की दुकान मंदिर के बाहर, मिठाई की दुकान, दुकान, वहाँ बैठने वाले भिखारी, एक छोटे से छोटे मंदिर में भी पर डे 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन आदमी का हो ही जाता है। आदमी गया, उसने नहीं ज्यादा किया, बोलिए 11 रुपए की मिठाई दे दो, एक माला दे दो, नहीं माला दे दो, 5 रुपए के फूल दे दो, एक अगरबत्ती दे दो, एक धूपबत्ती दे दो, तो हमारी इकोनॉमी पे इतना असर नहीं पड़ेगा। अभी नेता लोग कुछ भी हल्ला काट रहे, बात दीगर है, लेकिन हमारी इकोनॉमी पे इतना असर नहीं पड़ेगा। इकोनॉमी उन देशों की जाएगी जहाँ पे अब क्रिश्चियन क्या करेगा? यूरोप में धर्म के नाम पे मोमबत्ती जलाते हैं, जाके कैंडल, एक मोमबत्ती जलाया है, बोले हाँ भाई पूजा हो गई हमारी विश्वास में। हमारे यहाँ मंदिर के अंदर जाओ तो पंडा भी बैठा हुआ है, लाओ हमको भी लाओ 11 रुपए, अगरबत्ती भी लेके जाओ, फूल भी लेके जाओ, गंगा जल भी चढ़ाओ, दूध की पुड़िया भी चढ़ाओ। इतना एक छोटे से छोटा आदमी भी जाता है मंदिर में तो 50 रुपए दे के आता है। अगर हमारे आनंदेश्वर मंदिर में रोज 10,000 आदमी जाते हैं, एक ने अगर 500 रुपए दिए तो कितनी इकोनॉमी हो गई। तो एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, इस समय सभी लोगों को अपने जो खर्चे आवश्यक हों वही करने चाहिए। ये संदेश मेरा सामान्य मध्यम वर्गीय जनता को है, क्योंकि महंगाई जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने की भी स्थितियां हैं। यम और शनि ये दोनों मिला करके महंगाई भी बढ़ाएंगे, युद्ध भी कराएंगे, महामारी भी कराएंगे और लोगों में इरिटेशन बहुत होगा। इसको कहते हैं तनाव। ये तनाव कब होगा? जब चंद्रमा ट्रांजिट करके 6ठे, 8वें, 12वें भाव में आएगा शनि से। शनि मान लेते हैं किस राशि में से? मकर में, कुंभ में? हमें याद नहीं भैया, बता दो जरा। मकर में, कुंभ में होगा? मकर में है पर हाँ मकर में अभी मकर में है जी, अभी मकर में है, कुंभ में आएगा अप्रैल में आएगा। हाँ, तो मकर से 6ठे, 8वें, 12वें जब भी चंद्रमा जाएगा, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन में जब चंद्रमा जाएगा, कर्क सिंह में जब जाएगा, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु में जब जाएगा, तब विप्लव की तारीख है। अब आप लोग इसको नोट करिए और इसको रीड करिए, इसको टैली करिए। देखिए, जो हम अपने मन में भविष्यवाणी करना चाहते हैं इसको हमें डायरी में लिख। मेरे पास कम से कम मेरे वजन से ज्यादा के रजिस्टर रखे हुए हैं जिसपे मैं घटनाओं को लिखता हूँ। और मैंने तो अखबारों में इतनी भविष्यवाणियां की हैं कि हमको भविष्यवाणी लिखने से ही उलझन होने लगी है। एक से एक भयानक की है, कभी डालूंगा मैं। तो उनको लिखता रहा, लिखने के बाद मैं देखता रहा कि सही हुई, तो इसमें अगर 1% भी 10% भी गलत हुई है तो क्यों हुई है, नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी गलतियां खुद खोजनी होंगी। दूसरा मेरी गलती बताएगा तो मुझे जलील करने के लिहाज से बताएगा। हम जब खुद खोजेंगे उनका महत्व कुछ और होता है। उसके आगे हमें अपने आप को
रिफाइन करने का एक अच्छा सा मौका मिलता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज की जो यंग जनरेशन है ज्योतिषियों की, जैसे हमारे अभिषेक जी हैं, ओमकार जी हैं, ये सब लोग रिसर्च कर रहे हैं और लोगों को समझाते भी हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। कभी कभी कुछ भ्रांत की स्थिति बन जाती है आपस में ही। जैसे एक हमारे यार है कि नहीं, डॉक्टर भागीरथ जोशी जी, भागीरथ जी हैं नहीं है हमारे? नहीं, अभी नहीं है। भागीरथ जोशी जी बड़े हमारे समझो वो हैं जेट फाइटर सुखोई 30 स्टाइल में, वो बिल्कुल रूस स्टाइल में समझाते हैं आदमी को, आके बम्बार्डिंग करके चले जाएंगे। हम पिलाल टाइप के सीधे साधे ब्राह्मण हैं, हम तो भैया पोलाइटली बता देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, यहाँ जाके देख लो, मिला लो। तो ज्योतिष रिसर्च का भी देखो, एक डॉक्टर देवकी नंदन सिंह ने लिखा है ज्योतिष अनुमान शास्त्र है। ज्योतिष में जो भी विद्वान हुए हैं उन्होंने अपना तजुर्बा लिखा है। मैंने भी जो किताब लिखी उसमें मैंने अपना तजुर्बा लिखा, वो 3 वॉल्यूम में है मेरी किताब ज्योतिष ज्ञान दर्शन। तो मैंने अपने तजुर्बे लिखे। जैसे विजय माल्या है, इनकी कुंडली मैंने देखी थी आज से 30 साल पहले, फिर लगभग 2-4 साल में से बम्बई जाना हुआ, देखते रहे। अब देखिए एकदम से विजय माल्या कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक आदमी लिकर किंग था और क्या उसका लाइफ स्टाइल था। मुझसे अगर 10 मिनट भी मिले हैं तो 1 लाख रुपया उन्होंने मुझे दिया है, लेकिन अब वो आदमी पराभव को प्राप्त हो गया। तो ज्योतिष बड़ा विचित्र विषय है। इस पे आप एक अच्छा ज्योतिष में एक बात आपको और बता दें, ज्योतिष में अच्छे गणित के लिए सूर्य की, अच्छे फलित में भविष्यवाणी करने के लिए चंद्र की, और गणित, फलित और होरा तीनों में पारंगत होने के लिए सूर्य, चंद्र और अपने इष्ट की साधना बहुत अनिवार्य है। अगर आप साधना नहीं करोगे, सिर्फ ज्योतिष में गणित, अंश और कला विकला के भरोसे रहेंगे तो भविष्यवाणी आप परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट भविष्यवाणी करने के लिए आपको साधना होनी चाहिए, और हर समय भविष्यवाणी होती भी नहीं है। भविष्यवाणी के समय होते हैं, जैसे कि होरा होता, होरा आप लोग जानते होंगे, होरा में देखिए अपना अभिषेक जी, मैंने आपको विधा बताई थी, याद है? उसको देखिए, बड़ा परफेक्ट आप बता सकेंगे आदमी के बारे में। आप ये तक बता सकेंगे, आदमी को डेट बता सकेंगे कि हफ्ते 4 दिन का अंतर पड़ जाए तो पड़ जाए, नहीं तो उसकी जीवन की घटनाओं में डेट आप सही से बता सकेंगे कि भैया इस डेट को तुम्हारे साथ ही हो। तो ज्योतिष में बड़े रिसर्च की आवश्यकता है। ये वाली ज्योतिष की बात हो रही है तो इसमें मैदिनी ज्योतिष जरूरी है ना। ये ज्योतिष मैदिनी पे आधारित है, युद्ध की भविष्यवाणी करना। जब तक मैदिनी ज्योतिष नहीं होगी तब तक नहीं होगी। हमारी बात सुनिए, हमारी बात विषय पर चर्चा हो चुकी है। ये जो आप मेदिनी ज्योतिष की बात कर रही हैं ना, ज्योतिष के बहुत से आयाम हैं। मेदिनी ज्योतिष है, हनुमान ज्योतिष है, जैमिनी ज्योतिष है, केतकी गणित है, मकरंदी गणित है, ग्रह लाघव है, सूक्ष्म गणित है। देखो ज्योतिष का मैं कीड़ा हूँ, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं 9 साल की उम्र से इसमें लगा था और 3 सरकारी सर्विस छोड़ के आया हूँ। तो हमारे साथ समस्या क्या है? अभी कीड़े हैं, इतने बड़े बड़े कीड़े ही बैठे हैं सब। कुछ लोग बिच्छू हो गए, कोई सांप हो गए, कोई भेड़ा हो गए, कोई कुंभ हो गए। ये सब ज्योतिष जो है ना, ये सब राशि ले लेके बैठ ही गए हैं और इसी के अनुसार है। और मैं आप जैसे आपको बताऊं, युद्ध का प्रोपेगेंडा ज्यादा है ना हमारा, ये मीडिया करता है। ये मीडिया के अलावा कोई नहीं बताता है, इंडिया का मीडिया। आप लोग विदेश के मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती इतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा चर्चा हमने देखी कि इंडिया के मीडिया में होती है। ये भी एक रिसर्च का विषय है, इस पे भी रिसर्च करना चाहिए। आप वाशिंगटन पोस्ट देखिए, वाशिंगटन पोस्ट की जो बाईलाइन होती है, हेडलाइन होती है, वो रूस यूक्रेन युद्ध पे चालू है। अभी मैं बहुत देर से आपका सुन रही थी, और लोग भी बोलेंगे मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता कितने लोग ने बोला। नहीं, मैं चुप हूँ, आपका मैं आपकी बात मानूंगा। पहले कह देते चुप हो जाते। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो दिखाई दे रहा है वो सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ज्योतिष करते समय हमें ये देखना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन उठा है तो होरा की बात आप कर रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन खुद से होना चाहिए कि युद्ध की बात उठी है तो युद्ध में ये है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हो रहा है
तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितना ऑथेंटिक है, कितना नॉन ऑथेंटिक है, ये भी तो ज्योतिष को समझना चाहिए, आना चाहिए ना। कि जब सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें ये पता होना चाहिए वो क्वेश्चन सही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। अगर इतनी ज्योतिष आ रही है कि सामने वाला ये क्वेश्चन पूछने नहीं आ रहा है, दूसरा और इसका है, तब हम समझ सकते हैं कि ये ज्योतिष आपकी प्रॉपर है। क्योंकि आप अगर ज्योतिष तो नहीं है, सिर्फ इंडिकेट्स दे सकते हैं, डॉट्स दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। आप कोरोना के बारे में बोल नहीं सकते थे कि कब खत्म होगा, आप अभी बता दीजिए कि कोरोना कब खत्म होगा। मैं तो ये भी आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरी फेसबुक वॉल पे जा करके 14 मई 2020 की वॉल पे जाएंगे, मैं अपनी वॉल पे खड़ी हूँ, यही आप बता दीजिए। तो मैंने 29 अप्रैल 2022 को पहले ही लिख दिया है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष को उंगली उठा देना आसान है, लोग पढ़ना नहीं चाहते। क्या ये वेपन है? आप ये भी बता दीजिए कि यह वेपन है। हाँ ये वेपन है, हाँ ये वेपन है। तो ये वेपन खत्म कैसे हो सकता है? ये बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं ना, इनकी मियाद नहीं होती है, ये चला करते हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाएंगे और यहाँ से लेके अंटार्कटिका तक पहुंच जाएंगे। जो गर्मी बढ़ रही है इतनी, इसे युद्ध के कारण बढ़ रही है। हवाएं जो होती हैं एक मंडल के बाहर नहीं जा सकती हैं, ओजोन मंडल के बाहर हवा नहीं जा सकती है, वो हवा यहीं मूव करेगी। हमारा कमरा जितना बड़ा होगा, जितना ऊंचा होगा, उसमें गर्मी उतनी ही कम होगी। देखो ज्योतिष बहुत अजीब सी चीज है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, अनुमान शास्त्र है ये, और उसमें साधना की आवश्यकता होती है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी बात से सहमत होना न होना ये आप पे मुनहसर करता है। बहुत सीधी सी आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। आपकी बात खाली एक प्रेजेंट समय की है, कड़क लगन चल रही है और मंगल की होड़ा से स्टार्ट हो गई है अशुभ में, इसलिए वाद विवाद सहमति नहीं बन रही है। मुझे बात विवाद से मतलब नहीं है, मैंने अपनी बात कही। यहाँ वो विषय नहीं है ओंकार जी, आप चलिए अब हमारे कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। हमारे मध्य रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, पिताजी के परम मित्र और मेरे मार्गदर्शक, पिता तुल्य मार्गदर्शक, अब उनकी जगह वही हैं, प्रोफेसर सुरेश्वर जी शर्मा साहब उपस्थित हैं। जोशी जी, एक मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ इसमें। एक श्रीमाली साहब थे, तो श्रीमाली साहब क्या राधा कृष्ण श्रीमाली जी के परिवार से आते हैं? जी नहीं सर। अच्छा जी नहीं। और आप विज्ञान भारती के संपादक भी हैं और भारतीय प्राच्य विद्याओं पर आपका बहुत अच्छा अधिकार है, और अभी भगवान श्री राम पर आपकी लेखनी का कार्य अनवरत जारी है। मैं अनुग्रह करूंगा कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें प्रोफेसर सुरेश्वर जी शर्मा साहब। सर्वप्रथम तो आप सब विद्वानों को मेरा प्रणाम स्वीकार। और मुझे आप लोगों को सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं आमतौर पर इस तरह की बातचीत कभी सुनने का मुझे अवसर नहीं मिलता। विशेषकर ज्योतिषियों की कई बार नोकझोंक होती है, कई बार सहमति होती है, अच्छा लगता है। क्योंकि जब तक बातचीत न हो तब तक उसमें से मंथन नहीं होता, और मंथन नहीं बिना उसमें से नवनीत नहीं निकलता। तो आप लोग बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ। वो विषय था कि भाई तीसरा विश्व युद्ध होगा कि नहीं, और अगर इसमें भारत का भविष्य क्या होगा। तो हथियार बहुत जमा कर लिए हैं। आप देखिए मीडिया में आता है ना, किसी के पास 6000 एटम बम है, किसी के पास 5500 हैं, किसी के पास 2500 हैं। और मान लीजिए सबको जोड़ दीजिए और सब एक साथ छूट पड़े तो भारत क्या किसी का कोई भविष्य नहीं होगा, कोई भविष्य बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ये इतना सरल नहीं है, इतना आसानी से हम सोच नहीं सकते कि विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध शुरू करने के पहले
100 बार ये लोग सोचेंगे। ये भी जानते हैं, अब भले ही सांप बड़ा विषधर होता आप जानते हैं, पर वो उतना ही डरपोक भी होता है, आदमी से बहुत डरता है, और जब देख लेता आदमी को तो भाग करके छिपने की कोशिश करता है। तो कितने भी एटम बम जोड़ा हुआ हो लोगों ने, ये नहीं लड़ेंगे। और बीइंग ए साइंटिस्ट मैं ये कह सकता हूं कि विश्व युद्ध होना भी नहीं चाहिए और ना ही ये लोग कर पाएंगे। करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। अब कोई भी नष्ट नहीं होना चाहता, सबको अपना जीवन चाहिए, अपना देश चाहिए, अपनी संपदा चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल, मुझे पक्का विश्वास है कि विश्व युद्ध नहीं होगा। और बहुत छोटी सी बात है जिसके कारण से इतना बड़ा झगड़ा यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा है। मुझे एक मुकेश का गाया हुआ गाना याद आ रहा है, शायद आप लोगों को भी याद होगा। तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं, पर किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो मुश्किल होगी। तो रूस ने यही कहा था ना यूक्रेन से कि भाई तुम पक्का कर लो कि तुम नाटो के साथ नहीं जाओगे, हमारे साथ रहोगे, क्योंकि तुम हमारे हिस्से हो। जैसे अब पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, हमारे देश को काट के बनाया गया है। अब वो अगर दूसरों का सहारा लेकर के हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम तो अपनी सुरक्षा करेंगे ही, उसको जवाब भी देंगे, दंड भी देंगे। हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वही काम रूस कर रहा है और ये उसका नैतिक अधिकार बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। आप उसका पूरा इतिहास उठा करके देखें, कहीं भी उसने, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है यूक्रेन की, उसने कहीं भी भारत का साथ नहीं दिया। अब आज संकट में पड़ गया तो मोदी लग रहा है कि उसको मोदी बात करें पुतिन से। और पुतिन ने और रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया है, आज भी दे रहा है। यानी वो किसी को अपना पेट्रोल बेचना नहीं चाहता, भारत को बेचना चाहता, सस्ते दाम में बेचना चाहता। हमारी इकोनॉमी सुधरेगी। तो जहां तक, जब तक मोदी हैं और जब तक भारतीय जनता पार्टी का राज है और देश में धर्म और संस्कृति की बात हो रही है, अपनी पहचान की बात हो रही है, तब तक निरंतर भारत का भविष्य उज्जवल और उज्जवलतर होता चला जाएगा। ये मेरा विश्वास है और हमें भी विश्वास रखना चाहिए। बहुत दिनों के बाद तो एक ऐसी सरकार आई है जो अपने देश की बात करती है, अपनी संस्कृति की बात करती है, धर्म की बात करती है, उसके लिए काम करती है। दुर्लभ था पहले, हम लोगों ने देखा है इसके पहले के राज में उनकी प्रायोरिटीज कुछ डिफरेंट थी और वो ऐसी थी, जैसे आपने कहा कि भाई मंदिर की इकोनॉमी से हमारा इकोनॉमी सस्टेन करता है। आपको अच्छी तरह पता होगा कि हमारे मंदिरों की आय से ये जो मदरसों को ग्रांट दी जाती है, हमारे स्कूलों को और यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट नहीं मिलती, मदरसों को दी जाती है और उनके इमामों की तनख्वाह बांटी जाती है। हमारे मंदिर के पुजारियों की कोई तनख्वाह नहीं है और आय हमारी मंदिर से लेते हैं वो। तो ये कानून बना के रखा हुआ है। और अगर और ज़्यादा सच्चाइयों को समझना है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि भारत का संविधान पढ़ें। अगर आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये संविधान भारत विरोधी है। कितनी भी जयकारा आप कर लें उसका, पर आप पढ़ेंगे, उसको गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरी तरह से भारत और भारतीयता का विरोधी है। उसे बदलना ही पड़ेगा। तो भारत का भविष्य तो बहुत उज्जवल है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, आप मुझे अभिषेक केवल प्रेमवश जोड़ते हैं। मैं ज्योतिष प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता और ना ही मैं ज्योतिष के बारे में कुछ जानता। ये तो इनके पिताजी हमारे भाई साहब थे,
वो हमको फंसाए रहते थे, उलझाए रहते थे और घंटों बात करते थे। तो कुछ कुछ उनसे मैंने समझ लिया। तो मुझे लगता है कि भाई इस पर निरंतर रिसर्च होना चाहिए कि कल क्या हो गया और कल क्या होने वाला है। इससे तो अच्छा है कि हम आज अपना सुधारें। अगर हम आज अपना सुधारते हैं, आज को हम प्रायोरिटीज फिक्स करते हैं सही तरीके से, तो हमारा कल निश्चित रूप से अच्छा हो। ये तो एक सोशल फील्ड का जो आदमी सोचता है वही सोच है, आप सब भाई अच्छी तरह जानते होंगे। अब ये भविष्यवाणियां करना, ये तो आप जैसे गणितज्ञों और ज्योतिषियों का काम है। इसमें मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा कि क्या होगा, कौन से ग्रह नक्षत्र इकट्ठे हैं, कौन से अलग हो गए, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसका विरोध कर रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, ना ही कोई टिप करूंगा। बस इतना जानता हूं कि सोवियत रूस यूक्रेन पर यूं ही आक्रमण नहीं कर रहा है, वो भी जिद्दी है। जेलेंस्की वो हट पकड़े हुए हैं, अब उसको हरजाई होना है और इसे लड़ाई हो रही है। और ये तो घर घर की कहानी है, हर देश की कहानी है। तो चीजें इतनी सरल भी नहीं है और बहुत सरल हैं समझने के लिए। विश्व युद्ध नहीं होगा, कोई करना नहीं चाहता, चाहे कितना भी डींग हाँक लें, कितनी धमका दें, कितना। अब ये आप थोड़ा गौर करेंगे ना, थोड़ा पारदर्शी दृष्टि से, तो मीडिया को मोटा पैसा दे करके ये लोग अपने हथियारों की प्रदर्शनी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारे हथियार कितने घातक और मारक और सटीक हैं, खरीदो हमारे से। ये इतने सारे वेपन्स बना बना करके वो दिखा रहे हैं दुनिया को। रूस दिखा रहा है, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली दिखा रहा है, और उनकी विशेषताएं बता रहा है कि ये इतने 1000 किलोमीटर जा करके मारेगा, इसमें इतनी मारक क्षमता है, इतने लोगों को, और सबके तरह तरह के नाम बना रहे हैं ये लोग। तो ये विज्ञापन से अधिक कुछ नहीं लगता मुझे। और उसको मौका मिल गया कि मेरा ही हिस्सा, मेरे देश के मेरे भाई लोग हरजाई हो रहे हैं, तो चलो उनको सबक भी सिखा देते हैं और अपना हथियार भी दिखा देते हैं। अब आई डोंट नो ये चीज उसमें से आप लोग देख पाते हैं कि नहीं, पर मुझे तो यही लगता है। तो अंत में मैं बस थोड़े में इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि लंबा भाषण देने का विद्वानों के सामने कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों के सामने हम लोग खूब बकबक कर लेते हैं। पर विश्व युद्ध नहीं होगा, कतई नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। विज्ञापनबाजी हथियारों की चाहे जितनी हो, गाल कितना भी बजा ले, और तब जब तक जेलेंस्की मान नहीं जाएगा कि अपनी जो मूल भूमि है, मूल विचार है, मूल संस्कृति है, उसके साथ वापस नहीं जुड़ जाएगा, हरजाईपन छोड़ेगा नहीं, तब तक वो अपने हथियारों की प्रदर्शनी करता रहेगा। कोई कह रहा था 3 दिन में खत्म हो जाएगा, अरे आज तो 32 दिन हो गए, और ये हो सकता है कि 10 दिन और चल जाए। अब ये तो आप लोग भविष्यवाणी बताएंगे कि ये कब तक चलेगा। 5 अप्रैल से पहले खत्म नहीं होगा। कब तक चलेगा? मुझसे खत्म नहीं होगा। किसी ने मुझसे पूछा कि भैया क्या हालचाल है, तो मैं आमतौर पर हंसी में कहता हूँ, भैया चलती का नाम गाड़ी है, चल रही है गाड़ी। तो वो भी मजाकिया है, उन्होंने पूछा कब तक चलेगी आपकी गाड़ी। मैंने कहा ये तब तक चलेगी जब तक रुक नहीं जाएगी। जिस दिन रुक जाएगी उस दिन नहीं चलेगी, ऑब्वियस। तो ये जब तक वो मानेगा नहीं तब तक चलाएगा रूस। और नाटो एटॉमिक वॉर नहीं छेड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि एक बार एक भी बटन दबा तो सैकड़ों बटन दब जाएंगे। अब वो एक सनकी अलग है, नॉर्थ कोरिया में भयानक सनकी है वो,
चीन कुछ कम नहीं है, इसलिए इनिशिएटिव लेने में ये लोग बहुत डर रहे हैं और सांप की तरह डर रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए पाक पर ईरान का रॉकेट हमला हुआ है, अरे अभी अरब देश ही आपस में लड़ रहे हैं, यूएई लड़ रहा है, यमन से लड़ रहा है, उससे लड़ रहा है, तब ये गृह कलह हो रहा है, गृह युद्ध जरूर होगा। और मैं सोचता हूं कि भारत में भी गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। बिल्कुल सर, गृह युद्ध भारत में भी होगा ही होगा। और विश्व युद्ध जो आप कह रहे हैं, कभी विश्व युद्ध देखा जाए तो कभी सभी देशों में मिलकर नहीं हुआ है। दो राजाओं या दो देशों के राजाओं की सपोर्ट में खड़े होना ही विश्व युद्ध है। और एक भूमि होती, कुरुक्षेत्र हो या फिर लंका हो या फिर यूरोप हो। इस बार वो जमाने लग गए। आज का विश्व युद्ध अगर होगा ना टुडे, तो हम बातचीत करने के लिए भी नहीं मिलेंगे। अगर आज विश्व युद्ध हो गया और सारे के सारे एटम बम ट्रिगर हो गए, कोई देश नहीं बचेगा, किसी को कोई भविष्य नहीं है। मेन बात ये, लेकिन ज्योतिष जो कह रहा है कि विश्व की व्यापक जनसंख्या प्रभावित होगी करीब 40% के आसपास। इसलिए नहीं होगा, नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि केवल विज्ञापन करेंगे। 30 से लेके 24 तक जनसंख्या कंट्रोल होनी है, कम होनी है इन हाउस। अब वो जो आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हो ना, ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा, ये एक अलग विषय है। उसके 100 कारण हैं। वो डेमोग्राफी के 100 कारण हैं और उसमें साइंस काम करता है, और इसलिए अभी उसको ना छेड़े। अभी तो ये मूल विषय है कि भारत का भविष्य क्या है और विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा। हमें अपने ट्रैक को नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम ट्रैक छोड़ देते हैं और इसलिए फिर कंफ्यूजन होता है। विश्व युद्ध हुआ था, भारत उस समय दूसरे देश के अधीन था, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। अरे भाई, उन दिनों वेपनरी इतनी डेवलप्ड नहीं थी, न पहले वर्ल्ड वार में थी न दूसरे वर्ल्ड वार में। अभी जो पिछली सदी से शुरू हुआ है, वेपनरी इतनी डेवलप नहीं थी। ये तो अगर अमेरिका एटम बम नागासाकी हिरोशिमा में नहीं डालता और जापान बैकअप नहीं करता, आज भी सोचिए कि जापान ने अपनी मिलिट्री पावर बनाई ही नहीं है। इसी कारण से नहीं बनाई। तो उसका थोड़ा सोशियो पॉलिटिकल जो एनालिसिस है, जब आप करेंगे तो आपको निष्कर्ष दूसरे मिलेंगे। मैं उसमें ज्योतिष का कोई एंगल नहीं देखता, इसलिए नहीं देखता कि मैं जानता नहीं। आप लोग जानते हैं, आप देखिए। और मुझे इससे कोई, बल्कि मैं तो आनंद कर रहा था, वो कीड़ा और सांप बिच्छू की बात हुई तो मुझे बहुत हंसी आई थी। तो आप सब लोगों का आभार जो आपने मुझे बुलाया, और अभिषेक को धन्यवाद कि ये हमें पूछताछ करते रहते हैं। नहीं, हम जानते हैं कि हम किसी काबिल नहीं हैं। सर, मैं लेट हो गया एक्चुअली। मैं वृंदावन और गोवर्धन परिक्रमा लगाने गया था। 2:45 पे घर पहुंचा हूँ। जोशी भाई जी से मैंने बोला था कि मैं 2:45 तक पहुंच जाऊंगा और 3 बजे तक मैं ज्वाइन कर लूंगा। मैं तो भूल ही गया था, इन्होंने 2 बार मुझे फोन किया। अब क्या है कि मुझे आप जैसे विद्वानों के सामने आने में थोड़ा संकोच भी लगता है। सर, विद्वान नहीं, अब विजय जी बैठे हुए हैं, इतने विद्वान, कितने ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। उनका तो आशीर्वाद हमारे ऊपर आपकी तरह है ही, इसीलिए हम करने की कोशिश कर पा रहे हैं। नहीं, मैं तो विद्वानों को सर्वदा प्रणाम करता हूँ। यम की, अगर यम यानी प्लूटो की और शनि की युति हुई है तो ये ब्रह्मास्त्र है। मैं नहीं जानता। मेघनाथ ने भी चलाया, रावण ने भी चलाया। मैं थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी जरूर जानता हूँ। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में बड़ा अंतर है। इसमें मार्गदर्शन हमारा त्रिपाठी साहब ही कर पाएंगे। अब उसका जो साइंटिफिक
साइंटिफिक वो है एस्पेक्ट है, वो तो मैं जानता हूँ, पर उसका जो एप्लीकेशन है वो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं नहीं जानता। इसमें त्रिपाठी साहब से अनुग्रह करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। आ रहे हैं वो अच्छे भैया जी कि जब रावण के साथ युद्ध हुआ, हाँ, तो ब्रह्मास्त्र रावण ने भी चलाया और मेघनाथ ने भी चलाया। जिसने चलाया वो खुद विनाशित हुआ। द्वापर में अश्वत्थामा ने चलाया, आज की तरह परमाणु बम वो भी था, छूट गया, वापस नहीं आया, उनका विनाश हुआ। देखिए, मेघनाथ ने जब चलाया वो हनुमान जी पर चलाया था। ब्रह्म बाण तेई साधा कभी मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने हो महिमा मिटे अपार। तो मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र तो हनुमान जी ने नष्ट कर दिया था उस प्रयोग को। तो लंका में ही उसको, उसके बाद मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। रावण ने जब किया तब स्थिति विकट बनी थी, उसके बाद अश्वत्थामा ने किया, तो अश्वत्थामा के प्रयोग को भी भगवान, अरे भाई तब उसका नियंत्रण भी उनके हाथ में था। आज के ब्रह्मास्त्रों का नियंत्रण चलाने वाले के हाथ में होता ही नहीं है। आज नहीं है, वो तो चल गया तो वो करेगा उसको जो करना है। जी बिल्कुल। उत्तरा के गर्भों को जब कि अगर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप की भूमि पे ही स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल, और नहीं भी हुई है 2020 से महामारी से लेते हुए भी, वो भी आपके यूरोप से ही शुरू हुई है। अरे तो झगड़े तो असुर ही करते रहे हैं ना हमेशा। यही बात तो है। वो असुर भूमि है। झगड़े तो वही करते रहे हैं ना, इनिशिएटर तो वही होते हैं। सही बात। हम लोगों को तो जबरदस्ती झगड़े में फंसा देते हैं वो लोग। देवासुर संग्राम प्रारंभ से हो रहे हैं। अब वो दो संस्कृतियों का है, तो दो संस्कृतियों, दो सभ्यताओं का संघर्ष है, और ये शाश्वत चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। लेकिन सर एक पॉइंट मेरे जो समझ में आ रहा है, हो सकता है विश्व युद्ध ना हो, लेकिन 8 अप्रैल से लेके 8 मई के बीच में विराम हो सकता है, युद्ध बंद नहीं होगा। अब देखिए कि वो अपने किसी वरिष्ठ ने अभी भविष्यवाणी की थी कि भाई कोरोना खत्म हो जाएगा। साइंटिफिकली कभी भी खत्म नहीं होगा, ये डोरमेंट हो जाते हैं, ये बने रहते हैं। हम लोग अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं और जहां हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती है वहीं ये चढ़ बैठते हैं। और ये कोरोना आज का नहीं है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे आज से 50-60 साल पहले, तब भी हमारे बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में कोरोना था। कोरोना कोई आज नहीं आया है, कहीं खाली वुहान से नहीं निकला है। वुहान से तो उसको वो म्यूटेंट, उसका म्यूटेशन लॉक तोड़ करके और रिलीज कर दिया गया है। ये वायरोलॉजी का साइंस है, वायरोलॉजी का साइंस है। इसे मैं समझता हूँ, शायद आप लोग नहीं समझते होंगे। मैं तो पढ़ाता रहा हूँ, यही पढ़ा, मेरा विषय है। पर हमारी जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट करने लायक परिपूर्ण हो जाएगी। हाँ। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम काम करता है। और अब जैसे इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा वायरस है आज भी, कभी मार रहा था, हम लोग इम्यून हो गए इसके लिए। जहां में इम्यूनिटी कम होती है इन्फ्लुएंजा हो जाता है। जुकाम तक वायरस से होता है, खांसी, जुकाम, और ये सब आए और हैं, आज भी हैं। ये तो अविनाशी हैं ससुरे, ये परम दुष्ट हैं, ये रहने ही वाले हैं। ये रक्त बीज के अवतार हैं। ये रक्त बीज के अवतार हैं। रक्त बीज इनके सामने कुछ नहीं था। उनको तो चामुंडा ने चाट लिया था, इनको कौन चाटेगा। त्रिपाठी साहब से अनुरोध करूंगा कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और चलिए आप लोग कुछ बोलिए, मैं सुनता हूँ। बिल्कुल, हमारे त्रिपाठी साहब पधार गए, आशीर्वाद देने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। हमसे कुछ कहा क्या?
हैं? बिल्कुल, आप ही का आशीर्वाद चाहिए अब। नहीं, अभी और लोग वक्ता जी हैं, ये हैं दिनेश त्रिपाठी भाई बहुत लोग हैं, दिनेश जी त्रिपाठी जी पिछले सत्र में विद्वानों को सुनवाइए, हम तो सुनने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा बोले पिछले सत्र में, अच्छा अध्ययन इनका देखो, है। मैं बस एक चीज चाहता हूँ, होता क्या है, जिस चीज में ग्लैमर होता है उस चीज की दुर्दशा तय हो जाती है। ज्योतिष के ग्लैमर को देख करके इसकी भी दुर्दशा करने के लिए कुछ लोग इसमें आ चुके हैं। मैं उसमें अरे दूसरे नहीं हुजूर, खुद ही ज्योतिषी लोग एक दूसरे की दुर्दशा करते रहते। नहीं, ज्योतिषी लोग ज्योतिषी हो तो दोनों, मेरा ज्योतिष सही है, तेरा ज्योतिष सही नहीं है। पिताजी यही कहते थे कि ज्योतिष को खतरा ज्योतिषियों से ही है। हाँ, पिताजी कहते थे, ज्योतिषियों ने ही बेड़ा गर्क किया है। ये तो दुकानदारी हो गई है ना, कि मेरी फैक्ट्री का साबुन ही तेरे कपड़े धो सकता है, उसकी फैक्ट्री का नहीं धो सकता। विज्ञापन है तो दुकानदार, देखो दुकानदारी तो होनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि मैं बिना पैसे लिए किसी से बातें नहीं करता। पहले ये था कि हम लोगों की मदद कर देते थे, बाद में हमने देखा कि आदमी हमको खाम का बेवकूफ है बनाए, हम तो अपना काम नहीं कर पाते यार, तो मैंने एक फीस रख दी। मैंने शुरुआती फीस 50 रुपए रखी थी सन 78 में। पिताजी ने हमको बहुत डांटा, पैसा नहीं लिया जाता, विद्या का नहीं हम लेंगे। फिर 100 रुपए, 200 रुपए, हम 1000 रुपए पर थमे हुए हैं। एक तो ज्योतिषियों को ये चाहिए कि ये एक चीज बताओ, अच्छा क्या हम विधाता से बड़े हो सकते हैं? भगवान ने हमको 5 चीजें फ्री दी थी, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 5 चीजें विधाता ने हमको फ्री दी थी, बिल्कुल फ्री थी। आप कहीं भी जमीन के टुकड़े पे चले जाइए, अपना एक मकान बना लीजिए, झोपड़ी बना लीजिए, रहिए, तालाब का पानी पीजिए, गंगा का पानी पीजिए, नदियों का पानी पीजिए, आनंद करिए, फ्री की सांस। आदमी ने इतना उपद्रव किया कि आज ये सब बिकने लगी हैं। पानी बिकी रहा है। ये पानी हम लोग क्या पहले पौसाले लगाए जाते थे, हम खुद पौसाला लगवाते थे हर गर्मी में। अब पानी 20 रुपए लीटर पानी बिक रहा है। हवा ऑक्सीजन के रूप में बिकने लगी है, कोई बड़ी बात नहीं। 10-5 साल बाद आदमी पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लाद के चले, यहाँ भाई लगा के चल रहे हैं। जमीन बिक ही रही है, आकाश भी बिकने लगा है। पहले लोग जमीन पे मकान बनाते थे 1-2 मंजिल का, उसमें रहते थे। अब आकाश तक 48-48 मंजिल के मकान है। हिंदुस्तान में कभी कल्पना नहीं आदमी कर सकता था कि यहाँ 50-50 मंजिल के मकान होंगे। मकान भी सब कुछ बिक रहा है। तो ज्योतिषी लोग जो ये फ्री सेवा कर रहे हैं, हम चाहते हैं फ्री सेवा बंद कर दीजिए आप। कभी यदा कदा कोई टोना टुटका कोई त्योहार व्यवहार आया कि उसमें ये कर लो तो कर लो, बाकी ज्योतिष पढ़ाना नेट के द्वारा ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। बाकी भाई जिसको करना है वो तो करवाए करेगा। तो ज्योतिषी लोग बाकायदे यूट्यूब पे उस पर ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, और जो ज्योतिष वो पढ़ा रहे हो किसी काम की ज्योतिष नहीं। ज्योतिष तो 1 हफ्ते में आ जाती, 1 हफ्ता चाहिए। मैं कलकत्ते गया था पढ़ने, तो मेरे गुरुदेव थे परम पूज्य NC लाहिड़ी साहब, एस्ट्रो रिसर्च ब्यूरो कलकत्ता में। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे ये किया था कि तुझे 15 दिन की ज्योतिष सीखनी है या होल लाइफ? मैंने कहा मुझे 15 दिन वाली सिखा दो, अब कलकत्ता मुझे पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझे 15 दिन वाली ज्योतिष सिखाई। फिर मैं ज्योतिष में ऐसा लमा, हमने कहा अब हम तब तक रहेंगे जब तक मेरा मन कलकत्ता से ऊब नहीं जाएगा। मैं लगभग 2.5 साल कलकत्ता रहा। 2.5 साल में उन्होंने मुझे जो भी बताया वो चरणों की कृपा है आज मेरे पास है। मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने रिसर्च की, सब कुछ किया। अब फेसबुक पर मुझे कुछ अच्छे लोग भी मिले, हमारे जोशी जी मिले, हमारे ओंकार भाई मिले, सब लोग मिले। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और शर्मा जी आपका तो बुधमंगल, सुरेश्वर जी आपका तो बुधमंगल साथ में है, आप तो मजाकिया नेचर हैं ही। बुध और मंगल साथ में हो जाता है जब, तो आदमी हंसी मजाक वाला हो जाता है। मेरे भी, हम भी हंसी मजाक, देखो हंसी मजाक की ही जिंदगी है। ज्योतिष में भी कई जगह हंसी मजाक किया गया है। ज्योतिष का एक चैप्टर ऐसा है जो हंसी मजाक का ही है और बड़ा सटीक बैठता है। ज्यादातर जो सीखने लड़के आते हैं मुझसे कहते हैं हमको गुरु जी यही बता दो, बस हो गया। टुटके भी हैं, किसी दुकान बांध दो, किसी दुकान खोल दो, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो। लेकिन इनसे चीजें, हमारे जो शास्त्र है इनकी गरिमा खत्म हो रही है। उनकी गरिमा को बरकरार रखने के लिए हम लोग एक संगठन जैसे बनाए हुआ है अपना, जोशी जी बनाए हैं, ओंकार जी बनाए हैं, आप सब लोग विद्वान जन जुड़े हुए हैं, सब लोग अच्छी बातें करते हैं, अच्छा सिस्टम कहते हैं।
और रह गई ज्योतिष के बहुत भेद हैं। आप साउथ चले जाओ, वहाँ 4 तरह की ज्योतिष है। विंशोत्तरी दशा अलग है, अष्टोत्तरी दशा अलग है, विंध्य के उस पार के लिए अलग सिस्टम लागू है। इधर यहाँ तक कि जो होलाष्टक होता है इसके भी सिस्टम अलग अलग है। पंजाब में अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी शादियां होती हैं, वो नहीं मानते अपने ये। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जहाँ जो जिसको मानता है वो उसको करेगा। उसमें हमें किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए कि नहीं हम सही कह रहे हैं तुम गलत कह रहे हो। हमारे गंगा यमुना के दुआबे में शादियां जो चतुर्मासा होता है कर्क संक्रांत से लेके और वो प्रबोधनी एकादशी तक नहीं होती हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से और कार्तिक शुक्ल तक शादियां नहीं होती हमारे इधर, पंजाब में होती हैं। तो जहां पे आप रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, वहीं से ज्योतिष को एज ए साइंस डेवलप करना शुरू कर दिया, नहीं चालू करना चाहिए, उसको विज्ञान मान के डेवलप करना चाहिए। और मेरा जहां पर जो मुझे आता है, जो कुछ भी 51, 52, 54 भर, वो हम आप लोगों के साथ हाजिर हैं। हमें ज्यादा आता भी नहीं भैया, हम सीधा साधा काम करने वाले आदमी सीधा साधा लिख देते, अपना रॉयल्टी ले लेते हैं, घर खर्चा ला रहे हैं। प्रहलाद शर्मा जी आप नहीं बोले कुछ। प्रहलाद शर्मा जी, हाँ जी, आप लोग बोल नहीं रहे, कुछ बोलिए। चर्चा में आप इतना अच्छा सुना रहे हैं, आपको सुनना अच्छा लग रहा है। सुनना अच्छा लग रहा है भाई साहब। आदेश हुआ तो आदेश का पालन होना चाहिए शर्मा जी। अब मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। कभी आप अमेरिका के शिकागो शहर जाएं, वहां पर एक साइंटिफिक म्यूजियम है, उसका एक विंग का में ये लिखा हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी इज नो साइंस। और मेरा एक विजिटिंग लेक्चर वहीं रखा गया था, तो मैंने यही उन लोगों से कहा कि एस्ट्रोलॉजी इज द ओल्डेस्ट साइंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला और प्राचीनतम विज्ञान अगर है तो वो ज्योतिष है, ज्योतिर्विज्ञान है। उसको हम लोग ज्योतिर्विज्ञान कहते ही हैं। और मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में रहा 6 साल मेंबर, तो विश्वविद्यालयों में ज्योतिर्विज्ञान का पाठ्यक्रम भी हम लोगों ने शुरू कराया। और कम से कम देश की 45 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। अब वो फिर से इनिशिएटिव कर्मकांड और ज्योतिष। तो साइंटिफिकली सारा साइंटिफिक वर्ल्ड जो है ये मानता है, और मैंने उनको कन्विंस कर दिया कि यस एस्ट्रोलॉजी इज ए बिग साइंस। अब उसमें कम से कम हाँ, मतलब सबसे बड़ा और बढ़िया साइंस है। तो वहां 3 नोबेल लॉर्ड्स भी बैठे हुए थे, नोबेल प्राइज विनर। उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया इस चीज को। ये तो आइजक न्यूटन और हेली के समय से बहस चल रही है। ये जो पुच्छल तारा आप लोग हेलीज कॉमेट है ना, तो वो जब लोग जीवित थे तो आइजक न्यूटन पश्चिमी विज्ञान के भीष्म पितामह माने जाते हैं। तो न्यूटन साहब वारामिहिर को पढ़ रहे थे, तो हेली आए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या पढ़ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आई एम रीडिंग एस्ट्रोलॉजी। बोले नो एस्ट्रोलॉजी इज नो साइंस। तो कहने लगे कि तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम इसको जानते नहीं हो, जिस दिन जान जाओगे उस दिन ऐसा तुम नहीं कहोगे। ये जितने भी सीनियर साइंटिस्ट हैं, न्यू फिजिक्स के हों या एस्ट्रोजेनेटिक्स के हों, ये सब के सब लोग आपके ज्योतिष को मूल विज्ञान मानते ही हैं कि उसी से बाकी सारे विज्ञान विकसित हुए हैं। तो इतना भी अपने अंदर हीन भाव लाने की जरूरत नहीं है कि हमारी कोई मान्यता नहीं है। बस केवल इतनी बात है कि जो ज्योतिषी हैं वो निरंतर अनुसंधानरत रहें। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आप रिकॉर्ड रखते हैं, और अगर उसमें कुछ गलत आया है तो आप खोजते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये है साइंस। क्योंकि जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कल का जो हमने कैलकुलेशन किया था आज कैसे गलत हो रहा है,
तो हमें उसकी लोकेशन और पोजीशन का, क्योंकि सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड गतिशील है, तो ये जो गति है ना, साइंस मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक, तो डायनेमिज्म जो है ना वो उसमें बीच में आ जाता है फैक्टर, और ये है साइंस। इस फैक्टर को बीच में ला करके अगर हम अपनी भविष्यवाणियां करेंगे कि आज के इस तारीख के लिए, इस समय के लिए ये सच है, ये आवश्यक नहीं कि कल वो सच हो ना हो। तो ये जो साइंटिफिक एटीट्यूड अगर हम लाते हैं तब वो साइंस हो पाएगा। अन्यथा अगर हम इसको कि हमने जो ब्रह्म वाक्यम जनार्दन कह दिया तो कह दिया, यही अंतिम सत्य है, तुम जो कह रहे हो वो नहीं है, तो ये राइवलरी हो जाती है। हाँ, तो इसलिए गड़बड़ होती है। इसीलिए हमारा एक तर्कशास्त्र बनाया गया है। तर्कशास्त्र यही कहता है कि हम एक दूसरे की बातों को सुने, उन पर मनन करें, और सही गलत का निर्णय देने वाले सबसे बेहतरीन जज आप हो सकते हैं, दूसरा नहीं। अंतरात्मा स्वयं बता देती है कि स्वयं हो सकते हैं। और इसीलिए हम सारे के सारे साइंटिस्ट गायत्री उपासना अब मानने लगे हैं, सब के सब करने लगे हैं। अब इसमें भी देखिए एक चीज आपको बताएं, हमारे जो मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र उठा के देखिए, उसमें लिखा होता है फलाना छंद, अनुष्टुप छंद। ये तो इसका गायन जो होता है मंत्र का, जो साइंस, मंत्रों में भी साइंस है, वो साइंस का है। उसका रिदम, एक गाना लता मंगेशकर जी गाती है, हमको अच्छा लगता है, मोहम्मद रफी गाते हैं, हमें अच्छा लगता है। वही गाना हम गाते हैं तो हमें नहीं अच्छा लगता, अपने को अच्छा लगता है, सुनने वाले को नहीं अच्छा लगता है। वो सुर में होते, हम बेसुरे होते हैं। हाँ, तो मंत्र भी जब बेसुरे होते हैं तो मंत्र फिर नहीं अच्छे लगते, नहीं लगते। ठीक बात। कुछ मंत्र, हर वेद का अपना अलग गायन है, अलग मंत्रों के छंद हैं। मत गायन छंद अलग है, भुजंग प्रयास छंद अलग है। अब जैसे एक चीज और देखिए, इसमें भी एक आपको भ्रम बताएं, बड़ा अजीब सा है। अब एक ये है शिव तांडव स्तोत्र। जी हाँ जी। शिव तांडव स्तोत्र भुजंग प्रयास छंद है, और ये कब लिखा गया है? जब हमारे पूर्वज रावण जी की उंगलियां कैलाश के नीचे दबी हुई, तब वो दर्द से आर्तनाद करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। अब आजकल पंडित रुद्रासन कराएंगे, इसको पढ़ने लगेंगे, क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट है, पढ़ने सुनने में आनंददायक लगता है, तो उसको अपने पढ़ने लगते हैं। पहले आपको याद होगा, शंकर जी के शिवलिंग के लोग दाढ़ी मूछें नहीं बनाते थे। अब पार्थिव पूजन कराते हैं, बाकायदे शंकर जी की मूछें बना देते हैं, दाढ़ी बना देते हैं, तिलक लगा देते हैं। पता नहीं ये कर क्या रहे हैं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतना ज्ञान डालती है, सैकड़ों आ जाते हैं ऐसे शिवलिंग के में बने हुए दाढ़ी मूछ और तरह तरह की आकृतियां। अब ये शिवलिंग तो ऐसे ही अलौकिक लगता है जैसे वो है। वही उसकी आभा है, वही उसका आनंद है। हमारे यहाँ एक बार हुआ रुद्रासन, तो पंडित जी बोले गुरु जी बना दे। हमको पहले बता दिखाओ, तुम बनाओगे क्या? हमको समझ में आ रहा है यही ज्यादा बढ़िया बन गया। खैर उन्होंने दाढ़ी मूछें लगाई भगवान के, हमने कहा ठीक है लगाओ तुम। वैसे ही उसका जो आकार है, एटॉमिक टॉम की तरह से एटॉमिक एनर्जी का जो पावर हाउस होता है वो इसी प्रकार का बनता है। अच्छा, विदेश जाना जो होता है शर्मा जी, जैसे आपने कहा हम शिकागो गए, एक बार मुझे भी विदेश जाने का मौका मिला। इस 92 की बात है, विदेश जाने के मौका मिला। 92 की बात है। मेरे पास अल्बर्टा कनाडा से एक ड्राफ्ट आया $10,000 का। मेरी पत्नी ने, हम बाहर थे, बोली 10,000 रुपए आए हैं, तो ये क्या करें, इनको चेक आया है, हमका चेक लगवा देना। वो चेक था डॉलर में, डॉलर में हमारे पास आ गया। फिर एक चिट्ठी आ गई कि हम आपको कनाडा बुलाना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है हम आएंगे, हमारा आने जाने किराया, और बोले आपको यहाँ पर डे जो आप कुंडली देखेंगे उसकी फीस आपको $200 ली जाएगी, $100 आपको मिलेंगे, $100 हमारी ऑर्गेनाइजेशन ले लेगी। हमने कहा ठीक है। पासपोर्ट हमारा था ही, वीजा सब बन गया हमारा। अब देखिए ये हमारी कुंडली में कोई योग होगा, ऐसा बेवकूफ टाइप का हमको बना दिया उसने। हम खाते थे भांग, और मैं जाके हवाई अड्डे पे अपना इतना बड़ा चूरन का लिए हुए डिब्बा में पहुंच गया। उन लोगों ने मुझको भगा दिया, बोले ये नहीं जाएगा साथ में। हम कहा ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। तो बोले नो, ये दिस इज ड्रग्स।
हमने कहा कि ड्रग्स है तो भाई तो हमें भोलेनाथ खाते थे। हमारी बूटी अगर नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। हम भी नहीं जाएंगे। और मैं नहीं गया। फिर मैंने उससे कहा भैया तुम्हारा $10,000 हम वापस भेजना चाहते हैं। बोला नहीं गुरु जी उसको आप रख लीजिए, हम लोग इंडिया में सेमिनार करेंगे, उसकी फीस आप मान लीजिएगा। न उसने आज तक सेमिनार की और न मुझसे $10,000 उसने वापस लिए। चलिए अच्छी बात, ये भी कोई योग होगा हमारी जिंदगी में। और हाँ भाई अभिषेक, ये कब तक चलाओगे इसको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभिषेक, अभिषेक 4 बजे ही पूर्ण करेंगे, 5 मिनट और। 4 मिनट और बचे हैं, तो 4 मिनट में आप लोग एक बात समझ लीजिए बहुत सीधी सी कि हम सभी लोग आपस में महीने में 2 महीने में एक बार जुड़ा करें, और जुड़ने के बाद एक टॉपिक रख दिया करें। जैसे आज हम जुड़े हैं तो अगली बार के लिए एक टॉपिक होना चाहिए। अगली बार हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगली बार हम एक टॉपिक दे रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे। मैंने इसको तजुर्बे में लिया। देखो मैं ज्योतिष में वही बात कहता हूँ जिसका मुझे तजुर्बा है। ये जो ऑपरेशंस होते हैं लोगों के, ये ऑपरेशंस अगर एक विशेष स्थिति में किए जाते हैं तो 100% सफल होते हैं। मैंने कानपुर और लखनऊ के कम से कम 2 दर्जन डॉक्टरों को ऑपरेशन की डेट्स बताई, और माँ की कृपा से 100% ऑपरेशन वो सफल हुए, चाहे जितने जटिल। ऑपरेशन कराने के लिए कौन सी ग्रह स्थितियां अनुकूल होती हैं, कौन सी मध्यम होती हैं, कौन सी बिल्कुल प्रतिकूल होती हैं, ये एक विषय रखिए। ये जनता से जुड़ा हुआ विषय है और लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और इसका भी सिस्टम एक बनाइए। एक ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, हमारे जो ताऊ जी हैं सुरेश्वर जी शर्मा साहब, इनकी जो बिटिया हैं हमारी बहन अंकिता जी बोहरे, वह गर्भाधान पर एक बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। और जिस तरह से अभिमन्यु उत्पन्न हुआ, उसी तरह से गर्भाधान संस्कार पर वो लेक्चर दे करके उसके बारे में नव दंपतियों को या जो दंपति बनने वाले उनको समझाती हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए वह उस तैयारी में लगी हुई हैं। डॉक्टर अंकिता जी बोहरे, मैं चाहूंगा कभी हमें लाभ मिले इस कार्यक्रम में। ये भी सब्जेक्ट बढ़िया है, भी रख सकते हैं जी। और आपका जो ऑपरेशन वाला विषय है, इसको भी हम निश्चित रूप से आगे ओमकार जी मिश्रा के साथ बढ़ाएंगे। नवरात्रि के बाद इस पे विचार करते हैं करने का। हाँ, मिश्रा जी आज्ञा दीजिए। भैया कुछ गलती हो गई क्षमा करना। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। हाँ, थोड़ा मूड लाइट होना चाहिए। मूड लाइट ही रखिए बातचीत में। हाँ, बातचीत में लाइट मूड इरिटेशन में नहीं बात होना करो। चाहिए। इरिटेशन थकान नहीं लगती है। नहीं, इरिटेशन में हम लोग हैं कनपुरिया, हम लोग पैदाइशी बदतमीज होते हैं। सही बात हम आपको बताएं। कानपुर के अंदर हमारी अम्मा हमारी पत्नी से हमारी अम्मा हमारी पत्नी से पैदाइशी बदतमीज होते हैं। सही बात है। हमारे कानपुर अगर आप कभी आएंगे, आपको मौका मिलेगा, आप अगर 1 किलोमीटर का सफर करेंगे तो आपको 1000 गालियां सुनने को मिल जाएंगी ऐसे ही। हाँ, देखा है, सुना है। ये कानपुर बहुत बार आया हूँ मैं। कानपुर को आप समझिए इंडिया का अमेरिका। यहाँ आपको हर प्रदेश का आदमी मिलेगा। यहाँ बाकायदे मोहल्ले हैं। महाराष्ट्रियंस का मोहल्ला है शिवाजी नगर, बंगालियों का मोहल्ला है बंगाली मोहल। यहाँ के मोहल्लों के नाम ढपाली मोहल, नवाब दूल्हा नगर, चौबे गोला, मछली टोला, ये तो नाम है यहाँ के। बड़ा अजीब शहर है ये, और हम यहीं के हैं पैदाइश, लेकिन हम लोग मस्त रहते हैं। अरे वो शहर है, वैसे यहाँ के सारे शहर है। सबका अपना अपना खासियत है। बिल्कुल अपना खासियत। हाँ, सब अपने आप में अद्भुत हैं। चलिए, सभी का आभार तो मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, बहुत छोटा शब्द रहेगा, क्योंकि पिताजी की स्मृति के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।
और आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसी तरह मुझे प्राप्त होता रहे, यही निवेदन करते हुए आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आनंदम मंगलमस्तु। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। बाहर कैसे जाएगा?